Okay, so good afternoon all of you. This is third class of company analysis past and present. Bhumi, Rajiv, Varun Banka are the initial students who have wished me good afternoon. Harsh, Rishabh, Rajiv, Atulit, Yashwin, good afternoon. Sanyam Jain, आदर्श केडिया ओके चलिए सबका नाम तो ले नहीं पाऊंगा बीच बीच में नाम लेते रहेंगे आई होप द ऑडियो वीडियो आर फाइन विमित का कैसे नहीं लूँगा विमित कुंद्रा ठीक है उसका भूल गए थे चलिए आई होप द ऑडियो वीडियो आर फाइन इट इज़ सो दिस इज़ नॉट अ फेस टू फेस क्लास दिस इज़ अ लाइव क्लास में थोड़ा ज़्यादा ही अटेंशन मिलता है स्टूडेंट्स को बिकॉज मेरा पूरा ध्यान मैसेजेस की तरफ जाता है anyways so if you recall लास्ट क्लास मैंने पूरे चैप्टर का फ्रेमवर्क दे दिया था कि चैप्टर में क्या क्या पार्ट्स है आई हैड एक्सप्लेन द सेम एंड अपने लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट ए LOS A के अंदर घुसे थे विच आर कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट ओके जो एनालिस्ट का ओपिनियन अबाउट द कंपनी जो उसने एनालिसिस किया है उस पूरे को वो एक फॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट करेगा दैट्स कॉल्ड अ रिसर्च रिपोर्ट जिसमें पूरा एनालिसिस है जिसमें फोरकास्ट है वैल्यूएशन है सब कुछ है तो दैट रिसर्च रिपोर्ट का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है दैट वाज द फर्स्ट LOS बहुत टाइम लेके मैंने समझाया था बट गिवन द लिमिटेड टाइम वी हैड हर एक पोर्शन के अंदर नहीं जा पाया था एंड आई वाज सो सैड एट द एंड ऑफ द क्लास बिकॉज थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं अग्रेसिव हो गया और लास्ट के 15 मिनट मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया नाउ क्वेश्चंस जो थे दे वे फ्रॉम इनसाइड पार्ट्स और मैंने केवल ऊपर से पार्ट्स डिस्कस किए थे मैंने वैसे तो मन करता है वो क्वेश्चंस आज वापस से करें बट दैट वुड बी वेरी बोरिंग तो इसलिए आज अंदर का पार्ट डिस्कस करेंगे और फिर कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पिछले क्लास का क्लास नंबर 2 का जो क्वेश्चंस था ना उसको आज के क्लास के बाद फिर से ट्राई कर लीजिएगा आई रिपीट after today's class please try the questions of the last class again please try because last class when we did the entire discussion was not done so the comfort level did not come okay today it will come is it fine I hope you will definitely do last class ka sums once again after this class okay ठीक है also जो DOM डेवलपमेंट का पोलिश कंपनी का रिपोर्ट आपके पास एक्सेसिबल है CFA इंस्टीट्यूट रिसर्च चैलेंज आई होप सम ऑफ यू स्टार्टेड गोइंग थ्रू द रिपोर्ट इज इट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम बट सर क्या उसको करने से हम लोग का जो फ्यूचर करियर है वो ज़्यादा ब्राइट होता है 100% होता है पास तो आप लोग सभी करोगे एवरीबडी इज गोइंग टू पास द CFA लेवल 1 एग्जाम जो भी अभी क्लास कर रहे हैं बट क्या उन सब का करियर सेम होने वाला है नो प्रैक्टिकल इनसाइट्स विल मैटर तो DOM डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आई थिंक जिसको रीडिंग करना स्टार्ट करना चाहिए ठीक है डू यू एडवाइज मी कि साहब आप उसका ऑडियो समरी प्रोवाइड कर दीजिए पूरे रिसर्च रिपोर्ट का क्या DOM डेवलपमेंट का ऑडियो समरी प्रोवाइड कर दूँ जो कि ऑप्शनल होगा यू मे और मे नॉट लिसन टू द सेम जस्ट गिव मी 1 मिनट Do you advise me to record audio summary of the entire DOM development project? किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं आया विमित कुंद्रा का क्वेश्चन था कि सर DOM डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे एक्सेस करेंगे तो विमित आई एम श्योर तुम किसी और प्लैनेट से हो इस प्लैनेट के तो तुम नहीं लगते हो ठीक है कोई भी हालत में नहीं लगते हो क्योंकि लास्ट क्लास जो आपसे शेयर हुआ था ड्राइव पे वो ये वाला रिपोर्ट शेयर हुआ था और इस रिपोर्ट में फर्स्ट पेज में क्लिक हेयर है लास्ट क्लास जो शेयर हुआ था वो आपसे ये शेयर हुआ था एक फाइल और इसके अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लिक हेयर और क्लिक हेयर करेंगे अपने तो डायरेक्टली वी रीच टू द DOM का वो CFA इंस्टीट्यूट रिसर्च चैलेंज में पहुंच जाते हैं अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आई होप आप क्लिक कर पाओगे विमित कुंद्रा आपका जो ड्राइव है क्लास का उसके अंदर हर दिन क्वेश्चन फाइल और सम चीज़ कुछ चीज़ शेयर होता है ना
तो वैसे ये वाला फाइल शेयर था और इसके अंदर क्लिक हेयर था, क्लिक करोगे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, अपने वहाँ गए भी थे उस दिन, ठीक है। शायद आप उस दिन पूरे जोश में नहीं थे, नींद में थे या जो भी है वो अलग बात है, ठीक है, बट अदरवाइज एवरीबडी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड। यस प्लीज़। इतनी देर में सर आई डेंट अटेंड द फर्स्ट लेक्चर ड्यू टू सम रीज़न, तो विमित कुंद्रा आपको आज का लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहिए। अगर आपने अटेंड नहीं किया था लास्ट लेक्चर तो आज का लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहिए। आई रिपीट, those who have not done the previous lecture should not attend today's lecture because today's lecture is totally dependent upon the understanding of the last lecture, ठीक है। विमित प्लीज लीव द क्लास, आप पहले लास्ट लेक्चर कीजिएगा उसके बाद आज का लेक्चर कीजिएगा। सब मेरा मन था पर वीडियो क्लास बने लाइव क्लास करने का, वो मन को रोकना पड़ेगा आपको। किसी का भी लास्ट क्लास किया हुआ नहीं है तो अभी ये वाला क्लास नहीं करे, उसका बर्बाद जाने वाला है टाइम, एफर्ट, मन, उसको क्लास अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर क्यों, आप लास्ट क्लास का रिवाइज करते हुए चालू नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, ठीक है। देयर वाज टू मच टॉट इन द लास्ट क्लास, ओके। प्रिया के नेटवर्क इशू आ रहा है तो प्रिया आपका लोकल इशू है, बिकॉज बाकी सब जन धड़ल्ले से सुन पा रहे हैं, मैं उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूं अभी, ठीक है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके। चलिए, सो वी वर डिस्कसिंग दैट देर आर हाउ मेनी सेक्शंस ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कितने सेक्शंस होते हैं, और सबका रिक्वेस्ट आया कि सर ऑडियो समरी रिकॉर्ड कर दीजिएगा डॉम डेवलपमेंट का, वो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। डॉम डेवलपमेंट का ऑडियो समरी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, बट अगर वो रिकॉर्डिंग सुन के अगर आपने रिपोर्ट रीड नहीं किया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो रिकॉर्डिंग सुन के आपने रिपोर्ट रीड नहीं किया तो फ़ायदा नहीं होगा। वेरी गुड, 8 सेक्शंस था, देयर वर 8 सेक्शंस इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ डॉम। जो फर्स्ट सेक्शन था दैट वाज फ्रंट मैटर। फ्रंट मैटर किस कंपनी के ऊपर रिपोर्ट है, व्हाट इज द रिकमेंडेशन, बाय और सेल, लीगल डिस्क्लोजर। सेकेंड पार्ट था रिकमेंडेशन, जिसमें रैशनल फॉर रिकमेंडेशन देते हैं, एन एग्जीक्यूटिव समरी, अ समरी ऑफ व्हाई वी आर सेइंग बाय, अ समरी ऑफ व्हाई वी आर सेइंग सेल, ओके, एग्जीक्यूटिव समरी। थर्ड पोर्शन जो था, थर्ड कंपोनेंट, दैट वाज कंपनी डिस्क्रिप्शन। कंपनी का डिस्क्रिप्शन, जिस कंपनी को स्टडी करे उसका डिस्क्रिप्शन, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, कंपनी डिस्क्रिप्शन। दैट वाज द थर्ड पार्ट। द फोर्थ पार्ट वाज इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग। कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का ओवरव्यू एंड कंपनी का स्ट्रैटेजी का इवैल्यूएशन, कंपनी का औकात क्या है उस इंडस्ट्री में। फिफ्थ पार्ट वाज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल, FAM, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल, ठीक है, जिसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है, कॉस्ट है, उन सब का की ड्राइवर्स और कंपनी का पास्ट एंड फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिक्स्थ पार्ट इज वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, नॉट बाय वन मेथड, बाय डिफरेंट मेथड्स, क्रॉस वैलिडेशन, डिफरेंट मेथड से वेटेड एवरेज, ओके, दैट वाज वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। सेवेंथ पार्ट वाज ESG, ओके, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कंसिडरेशंस, एंड उनका क्या इंपैक्ट होता है वैल्यूएशन पे। एट्थ पार्ट वाज रिस्क एनालिसिस, द अपसाइड एंड डाउनसाइड रिस्क फैक्टर्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट वैल्यू। दे वे द 8 कंपोनेंट्स आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा, और जिसके कॉपी में लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब वो लास्ट क्लास नहीं किया था तो उसको ये क्लास नहीं करना चाहिए, ओके। जिसके कॉपी में लिखा हुआ नहीं है वो लास्ट क्लास नहीं किया था, उसको ये क्लास नहीं करना चाहिए, ठीक है। One student is saying, sir, where will I get the drive link shared by you? It has been shared in the mail. You can ask it from Soumya. He will give it to you. Everybody has the drive link. Drive link के बिना CFA classes हो नहीं सकती है। हर दिन का क्लास नोट्स, हर दिन का क्वेश्चन सॉल्विंग, वो सब ड्राइव लिंक पे शेयर होता है, ठीक है। चलिए, Priya is saying, I think this application has the network issue. तो Priya, nobody else is having network issue. माने nobody else मतलब अगर यहाँ पे क्लास करीब 1200 लोग कर रहे हैं तो 1150 से ऊपर लोग ठीक से कर पा रहे हैं। हो सकता है 2-4-5 जन के इशू हो रहा होगा, दैट्स अ लोकल इशू, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे वेदर क्या है या क्या नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ओके, इट्स ऑल फाइन, एवरीबडी सेइंग इट्स ऑल फाइन, ठीक है। तो 8 कॉम्पोनेंट्स आर ओके विथ यू। आपके कॉपी में आपको 8 कॉम्पोनेंट्स दिख रहा है। मैंने तो बोला है कुछ लोगों के इशू होगी, वो होती ही है लाइव क्लास में, और कोई तरीका ही नहीं है, वो होगी ही। भूमि बोल रही है, यस सर देयर वाज एन इशू, आई हैड टू रीस्टार्ट द क्लास। तो आप भी रीस्टार्ट कर लीजिए,
किसी के साथ इशू हुआ है तो यस प्लीज बताइए। द 8 कंपोनेंट्स आर देयर इन योर कॉपी। आप 8 कंपोनेंट्स देख पा रहे हैं? 8 कंपोनेंट्स देख पा रहे हैं आप आपके कॉपी में? जो नहीं देख पा रहे अपने कॉपी में, इसका मतलब वो लास्ट क्लास नहीं किया था, तो प्लीज आज का क्लास मत कीजिए, ठीक है ना? ओके, अब अपने एक एक कंपोनेंट के अंदर जा रहे हैं। चलिए, लेट्स मूव टू ईच एंड एवरी कंपोनेंट। जस्ट 1 सेकेंड, अभी तक मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं है, डोंट वरी, दिखा रहा हूं। इसीलिए एक सर्टेन हद के बाद छोड़ना पड़ता है, मैसेजेस को देखना, इग्नोर करना पड़ता है। तो आदित्य कसेरा, मेरे को आपके मैसेजेस को इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज पहले आपको ड्राइव नहीं पता है, ड्राइव लिंक, उसके बाद कल का क्लास लिंक आप मांग रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? यू हैव टू डील विद द स्टाफ। तो मैं मैसेजेस बहुत सारे इग्नोर करने वाला हूँ। जिसको लगे सर इग्नोर कर रहे हैं, यस इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट। आदित्य कसेरा, आपके मैसेजेस को इग्नोर किया जा रहा है, एकदम इग्नोर, ठीक है ना? पार्ट 1, फ्रंट मैटर। तो फ्रंट मैटर में वी आर सीइंग दैट, प्लीज शांत हो जाओ। वरुण जैन बोल रहे सर सी माइंड मैसेज, नहीं देखूंगा, चुप रह जाओ। अब क्लास पढ़ाई चालू हो रही है, चुपचाप पढ़ो, टाइप मत करो, जब बोलूंगा तो टाइप करना। फ्रंट मैटर, तो जो फ्रंट मैटर है उसमें वी वुड लाइक टू नो कंपनी एंड आइडेंटिफायर्स। होप यू आर कॉपिंग, ये आपको लिखना है। कंपनी आइडेंटिफायर्स यानी कंपनी कौन सी है जिसके ऊपर रिपोर्ट है, कंपनी कौन से स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड है, कंपनी का सिंबल क्या है उस एक्सचेंज में, ISIN कोड क्या है, वगैरह वगैरह। नंबर 2, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन बाय, सेल, होल्ड। ओके, रिकमेंडेशन बाय, सेल, होल्ड, क्या रेकमेंड कर रहा है जो रिसर्च रिपोर्ट लिखा है। नंबर 3, करंट प्राइस, टारगेट प्राइस एंड अपसाइड और डाउनसाइड पोटेंशियल, कितना परसेंटेज ऊपर नीचे जाने का स्कोप है। करंट प्राइस, टारगेट प्राइस, अपसाइड डाउनसाइड पोटेंशियल। जैसे डॉम का शेयर प्राइस 210 था और टारगेट प्राइस 260 करीब था, तो 260 डिवाइड बाई 210, द होल थिंग -1, द होल इंटू 100, क्या आया? 260 डिवाइड बाई 210, द होल थिंग -1, द होल इंटू 100, क्या आया? डॉम का जो करंट प्राइस था ना वो 210 था और टारगेट प्राइस करीब 259 था या 260 था, व्हाटएवर। तो इन दैट केस व्हाट वाज द अपसाइड पोटेंशियल? द अपसाइड पोटेंशियल वाज, Vivek is saying 23.85%. 23.85%. Okay, 23.85 या whatever percent जो आ रहा है. How many of you had watched कौन सा था वो Excel rod? Billions क्या? How many of you had watched Netflix पे Billions? Suits तो सभी वॉच किए हुए रहते हैं. Billions किन्होंने वॉच किया था? नेटफ्लिक्स पे बिलियंस किन्होंने वॉच किया था? नेटफ्लिक्स पे बिलियंस किसने वॉच किया था? ओके, मनन इज सेइंग दैट मैंने वॉच किया था बिलियंस का. आरव जैन वॉच्ड. तो बिलियंस का जो स्टार्टिंग सीन था यूट्यूब पे भी होगा, उसमें एक पर्टिकुलर हेज फंड है, एंड the CIO of the hedge fund or say the portfolio manager is Bobby Axelrod, tremendous personality, ruthless, and उसका एक ट्रेडर है, and the trader is talking about a particular acquisition जो होने वाला है.
एक कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर करने वाला है, ए इज गोइंग टू अक्वायर बी, तो जनरली जो एक्विजिशन होता है ना वो ऊपर दाम पे होता है। अगर दाम चल रहा है 400 तो ऊपर दाम पे एक्विजिशन होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर अपने उस टारगेट कंपनी को बाई कर ले पहले से तो अपने को फायदा हो सकता है। दैट इज व्हाट द एनालिस्ट वाज सेइंग। आई थिंक 2 मिनट का यूट्यूब वीडियो होगा, अभी मैं ऑब्वियसली चला नहीं सकता हूँ, मेरे अचानक से ध्यान आया। तो वहां पे उसने बोला कि 17% अपसाइड पोटेंशियल है, 2 वीक में डील होने वाला है, 17% अपसाइड पोटेंशियल। तो बगल में एक एनालिस्ट था चोमू, और वो चोमू बोलता है इट्स 400% एनुअलाइज्ड। ही वाज फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड वॉटन, ओके, डबल मेजर किया हुआ स्टैनफोर्ड एंड वॉटन से। तो कैसे उसका हंसी उड़ाया गया था इन द 5 मिनट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एपिसोड। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, डोंट वॉच द सीरीज बट वॉच दैट एपिसोड, ठीक है, यूट्यूब पे। इनफैक्ट आई विल फॉरवर्ड द क्लिप टू यू, ओके। दैट गोज टू शो दैट ओनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वोंट हेल्प in cracking it in real life, okay, practicality will help. Point number 4, fourth matter, जो fourth matter है front matter के अंदर, that will be legal disclosures. Legal disclosures, that means whether you own some stock in the company, whether you are paid to write the report, whether your associate, your family members work for the company, they are in the management of the company, they are directors of the company, so as to see whether independence and objectivity is there or not. So this is front matter. I am sure front matter के बारे में किसी को भी डाउट नहीं है। एग्जाम में जाके फ्रंट मैटर लिख के नहीं आना है कि रटना है और लिख के आना है, ओके। फ्रंट मैटर आपको अपने आप याद रह जाएगा, तो रटने का टेंडेंसी तो लाना मत। दिस इज पार्ट 1, फ्रंट मैटर, ठीक है। उसके बाद ऊपर का स्पेस बचा हुआ, मैं पार्ट 2 यहां लिख रहा हूं। पार्ट 2 इज recommendation का रैशनल दिया रहेगा। रैशनल मतलब समझते होगे लॉजिक, जिसको रैशनल वर्ड का मतलब नहीं पता है, लॉजिक, रीजनिंग, ओके, रैशनल। और रैशनल में 3 तरह का रैशनल दिया रहता है। 1 इज बिजनेस लॉजिक, द सेकेंड इज फाइनेंशियल लॉजिक, द थर्ड इज वैल्यूएशन लॉजिक। आपको फुल फॉर्म लिखना चाहिए। बिजनेस लॉजिक, डॉम जो है ना, डॉम डेवलपमेंट, इट इज द स्टार परफॉर्मर इन द पोलिश रियल एस्टेट मार्केट। उसका मेजॉरिटी स्टेक है, मार्केट शेयर है पोलिश मार्केट में। वो 4 सिटीज़ में, टोटल 6 सिटीज़ है पोलैंड की, जिनमें रियल एस्टेट मार्केट बहुत बड़ा है, और 4 सिटीज़ में वो है, और 2 सिटी में एंटर करने वाला है। 2 सिटी में एंटर करने वाला है। वो प्रीमियम सेगमेंट, मास सेगमेंट सबको केटर करता है, पर प्रीमियम सेगमेंट लग्जरी हाउसिंग को ज़्यादा केटर करता है, जो रिसेशन प्रूफ है, जिसमें रिसेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट्स मार्जिन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन ये सब है वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने लिखा है BL FL VL। BL माने बिजनेस लॉजिक, FL माने फाइनेंस लॉजिक, VL माने वैल्यूएशन लॉजिक। बिजनेस लॉजिक, फाइनेंस लॉजिक, वैल्यूएशन लॉजिक। और बिजनेस लॉजिक समझा रहा था। सर आप लिखा नहीं सकते हैं क्या? नहीं, कैसे लिखाऊं, बिकॉज डॉम के ऊपर सारा लिखाते थोड़ी रहूँगा। तो बिजनेस लॉजिक ये था कि डॉम जो है वो बहुत ही स्टार परफॉर्मर है पोलिश रियल एस्टेट मार्केट में। उसका मार्केट शेयर सबसे ज़बरदस्त है। जो 6 सिटीज़ है पोलैंड की जहाँ पे क्या बोलते हैं रियल एस्टेट का मार्केट बड़ा है, उस पर 4 सिटीज़ में डॉम पूरी तरह से है और 2 सिटीज़ में जाने वाला है। डॉम लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादा केटर करता है, ऑल्दो मास सेगमेंट में भी है। और लग्जरी सेगमेंट जो है वो रिसेशन प्रूफ है। अगर कुछ रिसेशन हो भी गया तो भी उसका डिमांड कम नहीं होगा। तो डॉम का मार्जिन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये सारा बिजनेस लॉजिक। उसके अलावा बिजनेस लॉजिक में ये दिया हुआ था कि डॉम जो है उसके पास बहुत सारा लैंड बैंक है। लैंड बैंक का मतलब लास्ट क्लास डिस्कस किए थे अपने। कोई भी डेवलपमेंटल कंपनी जो डेवलप करते हैं प्रॉपर्टी, उसके पास लैंड होना चाहिए ना, बिकॉज लैंड अचानक से आ नहीं सकता है। तो उसके पास बहुत सारा लैंड बैंक है, सच दैट डिमांड को वो मीट कर पाएगा। इट हैज़ फैब्यूलस लैंड बैंक, ओके। तो ये सारा लॉजिक जो है बिजनेस लॉजिक, ये मैं ऑडियो समरी में डालूंगा आप लोग को, ठीक है। तो ओके, ऑडियो समरी में डालूंगा बिजनेस लॉजिक डैश ऑडियो समरी ऑफ डॉम। तो आप ऑडियो समरी में सुन सकते हो बिजनेस लॉजिक। फाइनेंशियल लॉजिक क्या है? डॉम में डेट कम है, डेट इक्विटी रेशियो बहुत लो है।
डेट इक्विटी रेशियो बहुत लो है, इसके कारण कंपनी का कैपेसिटी टू ग्रो वाया डेट इज हाई, ह्यूज कैपेसिटी। अगर डिमांड बढ़ गया, उसको डेट लेना पड़ा तो ले पाएगा। उसका केवल 17% या क्या तो डेट इक्विटी रेशियो है, तो इट्स बैलेंस शीट इज क्लीन, इट इज नॉट सैडल्ड विद अ लॉट ऑफ डेट। ठीक है, डेट नहीं है, फाइनेंशियल लॉजिक। उसके अलावा उसका मार्जिन स्ट्रॉन्ग वगैरह। वैल्यूएशन लॉजिक, डॉम को वैल्यू ये लोग 3 मेथड से किए हैं। वन इज द डीसीएफ मेथड, डीसीएफ का फुल फॉर्म, डीसीएफ मेथड फुल फॉर्म, डीसीएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसका प्रेजेंट वैल्यू। जिन्होंने भी बिल्डिंग ब्लॉक का क्लासेस किया है या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लासेस किया है, उनको डीसीएफ का मतलब पता है। सेकेंड है रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेबल्स। ओके, वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेबल्स। कंपेरेबल्स यानी कि अगर पंजाब नेशनल बैंक का शेयर का दाम इतना है तो एसबीआई का दाम कितना होना चाहिए, अगर इन्फोसिस का शेयर का दाम इतना है तो टीसीएस का दाम क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर इस्पात का दाम इतना है तो सेल का दाम कितना होना चाहिए। ठीक है, कंपेरेबल्स के बेसिस पे वैल्यू करना। इट यूजेस प्राइस अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो, कि प्राइस इज हाउ मेनी टाइम्स अर्निंग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा एसओटीपी वैल्यूएशन, नाम तो सुना होगा, एसओटीपी वैल्यूएशन फर्स्ट क्लास में हुआ था, आज थर्ड क्लास है। एसओटीपी वैल्यूएशन अमेजॉन का किए थे अपने, अमेजॉन में अलग अलग डिविजन्स उसका किए थे। लास्ट क्लास में आईटीसी के बारे में बता रहा था, आईटीसी के बारे में, सिगरेट डिवीजन, एफएमसीजी डिवीजन, होटल डिवीजन, पेपर डिवीजन, सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन। एक कंपनी इज द सम ऑफ द पार्ट्स। एसएससीआई का वैल्यूएशन करेंगे तो सीएफए वाइज, एफआरएम वाइज, सीए वाइज, सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन। ठीक है, एसओटीपी वैल्यूएशन। तो ये रिकमेंडेशन वाले पोर्शन में होता है। दिस इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी, बहुत जन इसको एग्जीक्यूटिव समरी बोलते हैं। दिस इज नॉट रिटन इन द कोर बट दिस इज प्रैक्टिकल। ये जो डॉम वाला है उस पर आपको रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, तो कोई स्टूडेंट डाउट डालेगा कि सर रिकमेंडेशन नहीं है उसके अंदर। ओके, एग्जीक्यूटिव समरी है। अक्षरा तांबी इज आस्किंग व्हाट इज रिटन आफ्टर कैपेसिटी। कैपेसिटी टू ग्रो वाया डेट, ये लिखा हुआ था अक्षरा यहाँ पे, कैपेसिटी टू ग्रो वाया डेट, एरो अप मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू ग्रो वाया डेट। और वैसे बता दूं, हर दिन का क्लास नोट्स शेयर होता है ड्राइव पे, तो इन केस आपसे कुछ मिस हो जाए, इन केस आपसे कुछ मिस हो जाए, आप लिख नहीं पाओ, तो इन दैट केस कोई चिंता की बात नहीं है, यू कैन रेफर टू द नोट्स। फाइनेंशियल लेवरेज में कैपेसिटी के पहले क्या लिखा है, डेट इक्विटी रेशियो इज लो, डी बाई ई, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो कम है। डेट इक्विटी रेशियो क्लास 11-12 में भी होता था, कोई भी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सब में रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो ये सब होता था, डी बाई ई, डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। रिकमेंडेशन सेक्शन में एक शॉर्ट लॉजिक देते हैं जिसको आगे डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, कि एक शॉर्ट समरी कि हम लोग क्यों रेकमेंड कर रहे हैं, इट्स अ बाय। सीएफ्स, सीएफ माने कैश फ्लोज, मनन शर्मा, सीएफ्स माने कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। सीएफ्स माने कैश फ्लोज। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लासेस करना पड़ेगा, बिल्डिंग ब्लॉक का क्लास करना पड़ेगा, तभी बोलते जा रहा हूं। अब एंटर करते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 इज कंपनी डिस्क्रिप्शन। कंपनी डिस्क्रिप्शन जिसके ऊपर ये रिपोर्ट है, कंपनी डिस्क्रिप्शन। तो कंपनी डिस्क्रिप्शन में वी हैव बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रैटेजी।
बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रैटेजी, उसका स्टडी करते हैं। बिजनेस मॉडल मतलब कंपनी का धंधा, धंधा मतलब कंपनी का ऑपरेशंस, कंपनी का ऑपरेशंस मतलब व्हाट डज इट सेल, क्या बेचता है। टारगेट कस्टमर्स, किसको बेचता है, किसको बेचता है का मतलब है हाई एंड क्लाइंट को, मास क्लाइंट को, एजेड पीपल को, बेबी बूमर्स को, यंग पीपल को, ओके, जोग्राफिकल सेगमेंट, ये सब टारगेट कस्टमर्स। उसके बाद सेल्स चैनल, कैसे कस्टमर्स को रीच आउट करता है और कैसे उनको डिलीवर करता है, कैसे कस्टमर्स को रीच आउट करता है और कैसे उनको डिलीवर करता है। सेल्स चैनल, मैंने लिखा है व्हाट डज इट सेल, टारगेट कस्टमर्स, सेल्स चैनल। प्राइसिंग एंड पेमेंट टर्म्स, क्या प्राइस चार्ज करता है, व्हाट प्राइस डज इट चार्ज, डज इट अलाउ एनी EMI फैसिलिटी, डज इट हैव अ सब्सक्रिप्शन मॉडल कि हर महीना सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, ओके, डज इट हैव अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, और पीपल हैव टू परचेज एंड पे, जैसे आपने CFA परचेज किया, आपने पे किया, और या फिर हो सकता है हम लोग का मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल होता, तो आप पे करते से 5,000 या 4,000 पर मंथ एंड यू कैन एंजॉय एनी कोर्सेज। तो प्राइसिंग एंड पेमेंट टर्म्स, तो व्हाट डज इट सेल, whom does it sell, how does it reach out to them, sales channel, pricing and payment terms। उसके अलावा resources, vendors and suppliers, किन से रॉ मटेरियल बाई करता है, वो लोग लोकल हैं कि बाहर से इंपोर्ट होता है रॉ मटेरियल, लेबर कितना यूज होता है, और क्या क्या चीज यूज होता है बिजनेस में, वो इन हाउस है कि सब आउटसोर्स्ड है, रिसोर्सेज, वेंडर्स एंड सप्लायर्स। तो ये सब स्टडी करते हैं बिजनेस मॉडल में कि आप धंधा क्या करते हो, कैसे करते हो, किसके हेल्प से करते हो। बिजनेस मॉडल LOS नंबर B है, बिजनेस मॉडल LOS नंबर B है, एंड सेपरेट चैप्टर है, सेपरेट लर्निंग मॉड्यूल इन कॉर्पोरेट इश्यूअर्स। बिजनेस मॉडल LOS B में डिस्कशन है, पर वो भी जरा सा डिस्कशन है। बिजनेस मॉडल का खोल के डिस्कशन इज देयर इन कॉर्पोरेट इश्यूअर्स। आपको पता होगा एक टॉपिक है अपना कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, उसके अंदर देयर इज अ चैप्टर ऑन बिजनेस मॉडल। चैप्टर माने लर्निंग मॉड्यूल, मैंने लिखा है LM, लर्निंग मॉड्यूल। ये लोग चैप्टर को लर्निंग मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये क्लियर कर दूं, बिजनेस मॉडल जो है सबसे जोर से कॉर्पोरेट इश्यूअर्स के अंदर सेपरेट चैप्टर है, ओके, जिसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट राइटअप इज गिवन एज कंपेयर टू एनी प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, बिजनेस मॉडल का राइटअप जो दिया हुआ है, बिजनेस मॉडल, ठीक है। नाउ थोड़ा सा कॉमन सेंस डिस्कशन करते हैं। बताना, आप एक कंपनी को स्टडी कर रहे हो, सुधांशु, मनन, अजय, अक्षर, आप एक कंपनी को स्टडी कर रहे हो और आपने पाया कि कंपनी के जो टारगेट कस्टमर्स हैं, द टारगेट कस्टमर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड। टारगेट कस्टमर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब देयर आर फ्यू बिग कस्टमर्स जिनको कंपनी माल बेचता है। तो सेट्रिस पेरिबस, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा या कम प्रॉफिटेबल होगा? इफ़ देयर आर फ्यू बिग कस्टमर्स जिनको कंपनी माल बेचता है तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा या कम प्रॉफिटेबल होगा? सेट्रिस पेरिबस। अगर कंपनी का फ्यू बिग कस्टमर्स है जिनको माल बेचता है तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा या कमती प्रॉफिटेबल? सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है कमती प्रॉफिटेबल। केवल विमित कुंद्रा का जवाब आया है, विमित कुंद्रा और भूमि का, कि मोर प्रॉफिटेबल। केवल विमित कुंद्रा और भूमि का जवाब आया मोर प्रॉफिटेबल, बाकी सबका जवाब आया है लेस प्रॉफिटेबल। ऑब्वियस है लेस प्रॉफिटेबल होगा। ओके, मनन शर्मा का भी जवाब आया मोर प्रॉफिटेबल, अमित केडिया का भी मोर प्रॉफिटेबल, विजय का भी मोर प्रॉफिटेबल। मोर प्रॉफिटेबल रॉन्ग जवाब है। अगर आप फ्यू कस्टमर्स को माल बेचते हो तो इन दैट केस देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क।
अगर फ्यू कस्टमर्स को माल बेचते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, उन लोग का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, ओके अपने उन लोगों पे डिपेंडेंट है, वी हैव टू डू जी हजूरी उनका, वो लोग अपने को क्रश करेंगे, ओके वो लोग अपने को क्रश करेंगे, वो लोग अपने से कमती दाम चाहेंगे और अपने कुछ कर नहीं पाएंगे, दे विल डिक्टेट टर्म्स। ये नॉर्मल निगोसिएशन टैक्टिक्स है, ओके जो हर बिजनेस में होता है, कॉमन सेंस की बात है, ये पढ़ाई में समझ में नहीं आने वाला है कि सब पढ़ाई के थ्रू समझ में आएगा, ऑल्दो पढ़ाई में समझाया जाएगा। पोर्टर्स 5 फोर्सेस जो इसके बाद है पार्ट 4 में, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, उस पर एक फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। काश बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स लो हो, काश हमारे कस्टमर्स का कोई औकात नहीं हो, ठीक है, वो कस्टमर्स डिक्टेट नहीं कर पाए टर्म्स, ओके वो कस्टमर्स को हम लोग दाम ज़्यादा पे बेच पाए, वो लोग ना नहीं कर पाए, ऐसा अपने चाहेंगे बिजनेस ऐसा हो, ओके तो अपने जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पढ़ते थे ना, नेसेसिटीज़, जो कंपनीज नेसेसिटीज़ बेचता है, या वैसा कंपनी जिसका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक है, इतना बढ़िया ब्रांड है कि कस्टमर उसको छोड़ नहीं सकता है, कस्टमर कैन नॉट गो टू समबडी एल्स, वो सब केसेस में कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगा। पर अगर एक दो कस्टमर्स है तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, देयर कुड बी एक्सेप्शंस, देयर कुड बी एक्सेप्शंस, ये जनरल टॉक चल रहा था, ओके जनरल टॉक चल रहा था, ठीक है। तो वो सब अपने स्टडी करना चाहते हैं ऑपरेशंस में, उसके बाद अपने स्टडी करना चाहते हैं कंपनी जो वेंडर्स लोग हैं ना, कंपनी के वेंडर्स है, सप्लायर्स लोग हैं, और सप्लायर्स लोग फ्यू है कि बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी कब होगा, जब सप्लायर्स फ्यू है कि सप्लायर्स बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिटेबल कंपनी कब होगा, जब एक दो सप्लायर्स है कि बहुत ज़्यादा सप्लायर्स है। सेटरस पेरिबस बोल रहा हूँ, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। प्रॉफिटेबल कंपनी कब होगा, जब बहुत ज़्यादा सप्लायर्स है, सो डेट अपने सप्लायर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ओके सप्लायर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कस्टमर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बिजनेस जिसपे कस्टमर्स ही बहुत सारे हैं, ठीक है, हम लोग का बार्गेनिंग पावर है, कस्टमर्स का नहीं है, सप्लायर्स ही बहुत सारे हैं, हम लोग का बार्गेनिंग पावर है, भाई माल देना है क्या दे, नहीं देना है जा हटा सावन की घटा। तो अपने ऐसा बोल पाए कि माल देना है तो दे, नहीं देना है तो हटा सावन की घटा, वो वाले बिजनेस में वी विल बी एबल टू चॉपिफाई द सप्लायर, ठीक है। तो ये सब चेक करते हैं बिजनेस मॉडल के अंदर अपने, ये सब इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर भी है, ठीक है। लास्ट क्लास अपने बता रहे थे कि अपने स्टडी करते हैं कि क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल इंडस्ट्री से डिफरेंट है, वैसे ये चीज़ स्टडी करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस में, इसके बाद वाले पार्ट में, पर सिंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट बोल देता हूँ। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल बाकी प्लेयर्स लोग से डिफरेंट है, जैसे टेस्ला का, टेस्ला डज नॉट हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म डायरेक्ट टू कस्टमर, टेस्ला डज नॉट हैव अ वैल्यू माने सप्लाई चेन नहीं है डायरेक्ट टू कस्टमर, तो टेस्ला हैज वेरी हाई मार्जिन्स एज कंपेयर टू अदर ऑटोमोबाइल प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, ओके जो वोक्सवैगन ये सब है ना, उनके मुकाबले टेस्ला का बहुत अच्छा मार्जिन्स है, बिकॉज वो डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है, सेल्स चैनल, ये सब स्टडी किया जाता है, ठीक है। सर ये तो आप थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा कब बताएंगे, मैंने ऑलरेडी लिखा है कि बहुत ज़्यादा रुक रुक के जो होता है ना कि सर आप रुक जाइएगा, एकदम थम जाइएगा, एग्जाम्पल देते जाइएगा, वो कहाँ होगा, वो होगा अपना सेपरेट लर्निंग मॉड्यूल इन कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, ओके बिजनेस मॉडल का जोर का डिस्कशन, सेपरेट लर्निंग मॉड्यूल इन कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, ठीक है, ओके। किशन अग्रवाल बोल रहे हैं आप सेट्रिस क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एक वर्ड होता है सेट्रिस पेरिबस, बहुत कॉमन होता है, तो मैं उसका मतलब भी बोलना चाह रहा था, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बिकॉज मैं तो एक बार में एक चीज़ का बात कर रहा हूँ ना, और भी तो चीज़ें हैं, तो इन दैट केस मैं बोलना चाह रहा था बाकी चीज़ को भूल जाओ, इसके बेसिस पे बताओ कंपनी प्रॉफिटेबल होगा कि प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ठीक है ना, ओके। तो दिस वाज कंपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक तो बिजनेस मॉडल का डिस्कशन होता है, दूसरा बिजनेस स्ट्रैटेजी का डिस्कशन होता है। बिजनेस स्ट्रैटेजी मतलब कंपनी जो है, इज इट अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर, और इज इट अ कॉस्ट लीडर, इज इट अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर और इज इट अ कॉस्ट लीडर। सो ये जो एप्पल, इट इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर और अ कॉस्ट लीडर।
Apple is a product differentiator or a cost leader? Apple is a product differentiator or a cost leader? Apple का बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर और कॉस्ट लीडर? प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर, ब्रांडिंग, डिफरेंशियल प्रोडक्ट, सुपीरियर प्रोडक्ट. किशन अग्रवाल ने रॉन्ग बोला है, अब्दुल रहमान ने रॉन्ग बोला है, ठीक है, रोशन ने रॉन्ग बोला है, बाकी सब ने राइट नहीं, और एक जन ने रॉन्ग बोला बीच में, अक्षरा तांबी ने रॉन्ग बोला. एप्पल इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर. प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर मतलब जो बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है बिकॉज बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट डिलीवर करता है, उसको बोलते हैं. और इंद्रिला चैटर्जी ने रॉन्ग बोला है, एप्पल इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर. ओके, कुछ गिने चुने लोगों ने रॉन्ग बोला है, जो राइट बोला उनका नाम ले नहीं पाया मैं, ठीक है. एंड वेरी सरप्राइजिंग, एप्पल का फ़ोन आप लोग यूज़ करते हो क्या? जिन्होंने कॉस्ट लीडर बोला, आप लोग एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो क्या? नहीं भी यूज़ करते हो तो क्यों नहीं यूज़ करते हो ये पता होगा, और यूज़ करते हो तो उसका क्या प्राइस है पता होगा. इफ एप्पल इज नॉट अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर देन हु इज? यस, विजय राज बोल रहा है सर, डी मार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉस्ट लीडर. करेक्ट, डी मार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉस्ट लीडर. मारुति इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉस्ट लीडर. ठीक है, मारुति इज अ कॉस्ट लीडर, डी मार्ट इज अ कॉस्ट लीडर. जो लोग कमती दाम पे माल बेचते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखते हैं, मास स्केल पे, वॉल्यूम पे खेलते हैं, नॉट मार्जिन पे, वॉल्यूम पे. They would like to play on volume. बहुत ज़्यादा माल बेचेंगे because they sell at very very low price. Okay, that's a cost leader. बाकी आप लोग स्टडी कर सकते हो क्लास के बाद ना, जीपीटी में जाके, जिसमें भी. Give me an example of cost leader in India. Give me more examples. Please explain why it is a cost leader. I wanted to know about product differentiator. तो आजकल की पढ़ाई अलग तरह की हो गई है, जहाँ पे स्टूडेंट को अपने आप बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इन वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्टिगेट मोर. ओके, मनन बोल रहा है रोल्स रॉयस इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर. करेक्ट, रोल्स रॉयस से ऊपर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहाँ मिलेगा? ओके, रोल्स रॉयस इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर. व्हाट इज द प्राइस दैट इट चार्जेस फॉर द कार, यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, ओके. वरुण मंका बोल रहा है वीवो, एमआई, ऑल आर कॉस्ट लीडर्स. यस, ठीक है ना. अब मन कर रहा आपका सारे दुनिया भर के कंपनी का मैं डिस्कशन करते जाऊं, वो मैं कर नहीं पाऊंगा. आई एम रियली सॉरी. तो कंपनी डिस्क्रिप्शन में ये डिस्कस होगा, बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रैटेजी. ठीक है, यहां पे स्ट्रैटेजी का इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, स्ट्रैटेजी का डिस्कशन हो रहा है. बता दूं, यहां पे स्ट्रैटेजी का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है. ओनली डिस्क्रिप्शन, नॉट इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन का मतलब हुआ क्या ये स्ट्रैटेजी सही है, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है क्या इस इंडस्ट्री के लिए. वो अपने करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस में, वो अपने करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस में. ठीक है ना. ओके, आई एम नॉट एबल टू लुक इन टू योर डाउट हानी राइट नाउ. आई एम नॉट एबल टू. ठीक है, आपने क्या लिखा है यूलन ऐप के बारे में, मैं अभी वो देख नहीं पा रहा हूँ, मेरा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये पार्ट 1. पार्ट नहीं, और एक चीज़ था, कंपनी डिस्क्रिप्शन में और एक चीज़ होता है. कंपनी डिस्क्रिप्शन में वी ऑल्सो हैव एक्सप्लेनेटरी फिगर्स एंड चार्ट्स. बहुत सारा चार्ट्स बनाया हुआ रहता है, एक्सप्लेनेटरी फिगर्स एंड चार्ट्स, जिसमें रेवेन्यू का ब्रेकअप दिया रहता है, रेवेन्यू, प्रॉफिट का ब्रेकअप, प्रोडक्ट वाइज, ज्योग्राफी वाइज. ओके, तो पार्ट 3 में कंपनी डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेटरी फिगर्स एंड चार्ट्स होता है, ये दिखाते हुए कि इस कंपनी में, इस बिज़नेस में रेवेन्यू जो है वो कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से ज्योग्राफी से आता है, कौन कौन से प्रोडक्ट से आता है, प्रॉफिट कौन कौन से ज्योग्राफी से आता है, कौन कौन से प्रोडक्ट से आता है. ठीक है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट का ब्रेकअप डैश प्रोडक्ट वाइज, ज्योग्राफी वाइज. आई होप आप लिख पाए हैं. आई होप यू हैव बीन एबल टू राइट.
I hope you have been able to write. Aryan Poddar, hello sir, hello Aryan. What do we do? Explanatory figures and chart में revenue का breakup, profit का breakup, product wise, geography wise. Okay, product wise, geography wise. Part 4, total 8 parts था. Part 4, industry overview, and competitive positioning. Industry overview and competitive positioning, यानी कंपनी जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री का एक डिटेल्ड एनालिसिस, एंड एनालिसिस के बाद कंपनी का उस इंडस्ट्री में औकात क्या है. कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग इज द औकात ऑफ दैट कंपनी इन दैट इंडस्ट्री. इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग. तो इंडस्ट्री ओवरव्यू में वी डिस्कस इंडस्ट्री का साइज बने टैम, ये फर्स्ट क्लास बात हो रहा था. साइज, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट एंड इट्स ड्राइवर्स. कॉफ़ी मार्केट इन इंडिया अगर बात करें तो कॉफ़ी मार्केट इन इंडिया ऑन द होल कितना बड़ा है, उसका ग्रोथ रेट ओके किस चीज़ों पे डिपेंडेंट है. आर्यन पोद्दार इज राइटिंग, मी न्यू दिस इज माई फर्स्ट क्लास, फ्रॉम वेयर विल आई स्टार्ट. यू विल नॉट डू दिस क्लास, यू मस्ट हैव ज्वाइंड. इस क्लास में भी आप बीच में घुसे होंगे. आर्यन पोद्दार, जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने बोल दिया था आपको ये क्लास नहीं करना चाहिए अगर आपका पिछला 2 क्लास किया हुआ नहीं है तो. ठीक है, तो आप लगता है आज के क्लास में भी लेट से घुसे हैं. तो आर्यन पोद्दार, यू शुड लीव द क्लास. ये 3rd क्लास है. ठीक है, यू शुड डू फ्रॉम द फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास तो यूट्यूब पे भी है, 2nd क्लास आपके ऐप पे है, और ये 3rd क्लास चल रही है. अतुलित गुप्ता इज आस्किंग टैम का फुल फॉर्म. अतुलित, टैम का फुल फॉर्म यस बताएंगे आप लोग. टैम का फुल फॉर्म क्या है अतुलित को? टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टोटल मार्केट साइज. टैम, पूरा कॉफी मार्केट इंडिया में कितना बड़ा है. आर्यन पोद्दार, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू राइट नाउ. इट इज नॉट अ बायलैटरल कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन कि मास्टर जी आगे घर पे गद्दे में बैठ के पढ़ा रहे हैं. आपको क्लास से लीव करना है, स्टाफ से बात कीजिए. तो व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द मार्केट, व्हाट इज द ग्रोथ रेट, किस ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, ग्रोथ रेट क्या क्या ड्राइवर्स पे डिपेंडेंट है, व्हाट आर द ड्राइवर्स. ठीक है, ऑफ द मार्केट. उसके बाद मार्केट शेयर ट्रेंड्स. मार्केट शेयर ट्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में कौन कौन से बिग प्लेयर्स हैं, उनका मार्केट शेयर क्या है और बढ़ रहा है या गिर रहा है. मार्केट शेयर का ट्रेंड, मार्केट शेयर का मतलब सभी जन समझते होंगे. अगर मैं बोलता हूं कि इंडिया में मेरा CFA कोचिंग इंडस्ट्री में मार्केट 30% है, 30%. मैंने बोलना चाह रहा हूँ जितने लोग भी इंडिया में ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं CFA का, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो लोग नहीं, जो ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं उसमें से 30% मेरे से पढ़ रहे हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट शेयर. तो मार्केट शेयर ट्रेंड्स मतलब उस इंडस्ट्री में जिसमें ये कंपनी है, जिसका पार्ट 4 में डिस्कस, पार्ट 3 में डिस्कस किए थे, ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में कौन कौन प्लेयर्स है, उनका मार्केट शेयर क्या है और वो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है, मार्केट शेयर ट्रेंड्स. कॉमा प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इस इंडस्ट्री में, प्रॉफिटेबिलिटी हिस्टोरिकल एंड आउटलुक. historical and outlook. Profitability is usually measured via margins, कि कंपनीज का, जो इस इंडस्ट्री में जो कंपनीज है उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है. ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज इन द इंडस्ट्री ओवर द लास्ट 5 years, एंड डू वी थिंक फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा या गिरेगा.
ठीक है, हिस्टोरिकल एंड आउटलुक। तो वी आर ट्राइंग टू नो इंडस्ट्री। जैसे आप लोग अगर CFA कोर्स ज्वाइन किए हो, यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड कि सर CFA का जॉब मार्केट कैसा है, एवरेज पे पैकेज कैसा मिल रहा है फ्रेशर को, फ्रेशर होने के बाद किस ग्रोथ रेट से पे पैकेज बढ़ता है सर, ठीक है, क्या फ्यूचर आउटलुक है उसका। तो ये सारा आप भी जानना चाहते हो ना, बिकॉज यू आर इन दिस इंडस्ट्री। वैसे ही वी वांट टू नो फॉर द कंपनी ग्रोथ रेट के बाद क्या लिखाया है। भाषा इज आस्किंग ग्रोथ रेट एंड इट्स ड्राइवर्स लिखा है, एंड इट्स ड्राइवर्स। डोंट टेल मी ड्राइवर्स का मतलब नहीं पता है। फर्स्ट क्लास जो हुआ था इक्विटी का, उसके अंदर अपने ड्राइवर्स डिस्कस किए थे, स्टारबक्स का नंबर ऑफ स्टोर्स, फुटफॉल और कितना टेक रेट, कितना सेल करता है पर कस्टमर को। ऑल दोज वेर द ड्राइवर्स। तो इंडस्ट्री ओवरव्यू में वी स्टडी ऑल दिस, द टैम, द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। सपोज आप लोग उस दिन बोल रहे थे कॉफी इंडस्ट्री का साइज शायद व्हाटएवर $1400 बिलियन है, मन से बोल रहा हूँ, आई डोंट रिमेंबर आप लोग क्या बोले थे, ठीक है। तो कॉफ़ी इंडस्ट्री का साइज वर्ल्ड ओवर क्या है, यूएस में क्या है वगैरह, ठीक है। उसका ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, 10% CAGR या 5% CAGR, क्या क्या चीज़ पे ग्रोथ रेट डिपेंडेंट है, ठीक है। मार्केट शेयर ट्रेंड्स, मार्केट शेयर किस किस बड़े बड़े प्लेयर्स का है और वो गिर रहा है या बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट, जानवी सक्सेना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कॉस्ट लीडरशिप का डिस्कशन इसके नेक्स्ट चैप्टर में है। नेक्स्ट चैप्टर इज इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। उसके अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप का है। तो किसी को भी लगे कि सर ने बहुत कुछ बताया पर रुक के एकदम इलैबोरेट नहीं किया, दैट इज़ बिकॉज इस चैप्टर का जो डिमांड है अपने उसी हद तक जा पाएंगे। और वैसे ये बता दे कि मेरे अलावा जितने भी लोग इस विश्व में पढ़ा रहे हैं वो लोग इस चैप्टर को एक क्लास में कराते हैं 2 घंटे में। ओके, 2 घंटे में ये चैप्टर होता है, ये बता दूं। किसी को भी लगे कि सर अगर जल्दी भाग रहे हैं तो नो, यू आर थिंकिंग इट रॉन्ग। ओवरलैपिंग टॉपिक्स है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ इलैबोरेट होगा। वो मैच्योरिटी आपके तरफ से चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ चालू करने का बोलते हैं। तो ये अपने पढ़ते हैं। उसके अलावा evaluation of companies strategy and competitive advantage if any। evaluation of company's strategy एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इफ एनी। याद है अपने स्ट्रैटेजी इसके पहले वाले पार्ट में किए थे, पार्ट 3, वहां पे था केवल डिस्क्रिप्शन। अब अपने ये डिस्कस करें कि सर इस इंडस्ट्री में कंपनी ये जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है क्या वो सही है, क्या इसे वो टिक पाएगा। सपोज एक इंडस्ट्री है जो कमोडिटाइज्ड हो रहा है, सपोज एक इंडस्ट्री है विच इज बिकमिंग कमोडिटाइज्ड, जहां पे लोग केवल प्राइस कॉन्शियस हो रहे हैं, लोअर प्राइस जिसका है ना उससे माल खरीदना चाहते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, CA इंडस्ट्री, ओके, टीचिंग में। तो CA इंडस्ट्री में इट हैज़ ऑल बिकम पोटैटो एंड टोमेटोज, वैसा बन गया है कि सब जन आलू बेच रहा है, तो जिसपे सस्ता आलू है उससे खरीदेंगे। तो अगर ऐसा इंडस्ट्री हो गया है और अगर एक कंपनी है जो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफर कर रहा है तो जनरली वो चलेगा नहीं। तो वी ट्राई टू इवैल्यूएट कि कंपनी जो स्ट्रैटेजी बोला ना, क्या ये इस इंडस्ट्री में चलने वाला है। अगर नहीं चलने वाला है तो उस कंपनी का स्टॉक बाई करना ठीक नहीं होगा, बिकॉज ये कंपनी आगे जाके इस इंडस्ट्री में खराब परफॉर्म करने वाला है, ठीक है ना। सो दैट इज पार्ट 4, इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव कंपनी स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इफ एनी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कंपनी बाकी प्लेयर्स से बेटर ग्रो करता है, कंपनी बाकी प्लेयर्स से बेटर मार्जिन्स अर्न करता है, बेटर प्रॉफिटेबल है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। कि सर सभी जन CFA करेंगे, अगर एवरेज पैकेज एक फ्रेश CFA चार्टर होल्डर का 40 लाख होगा तो किसी किसी का पैकेज 2 करोड़ भी होगा, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। उसके पास डेफिनेटली कुछ आर्टिकुलेशन, कुछ एनालिसिस, कुछ स्किल्स, कुछ जजमेंट, कुछ पेशेंस, कुछ ऐसा है जो एवरेज प्लेयर में नहीं है, इसलिए वो 2 करोड़ कमा रहे हैं, बाकी लोग 40 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो डिस्कस कर रहे हैं जो हर चीज़ में होता है लाइफ में।
सॉरी भूल गया, दो चीज़ और होता है इंडस्ट्री में, एकदम मिस हो गया। पोर्टर्स, माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस, एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर अपने स्टडी करेंगे यहाँ पे, इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो सोच के बोलना, कूद के मत बोलना, सोच के बोलना, कूद के मत बोलना। आप अगर एक स्टॉक को स्टडी कर रहे हो जो एक ऐसे इंडस्ट्री में है जिस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, रिपीट कर रहा हूँ, यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट विच बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत भयानक है, तो इन दैट केस सेट्रेस पेरिबस यानी अदर फैक्टर्स को भूल जाओ। गिवन दैट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो वो स्टॉक ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा, वो कंपनी या कमती प्रॉफिट कमा पाएगा। जिस कंपनी को आप स्टडी कर रहे हो वो कंपनी एक ऐसे इंडस्ट्री में है जो हाईली कॉम्पिटिटिव है, जिसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा या कमती प्रॉफिट कमा पाएगा? कमती प्रॉफिट कमा पाएगा, बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा है तो कहाँ से प्रॉफिट हो पाएगा? ठीक है, इसलिए हम लोग, आप लोग फ्यूचर में जब स्टॉक्स को स्टडी करोगे तो आप ऐसा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहोगे जहाँ कंपटीशन ज़्यादा हो या कम हो। यू वुड लाइक टू चूज़ एन इंडस्ट्री जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो या कम हो। यू वुड लाइक टू चूज़ एन इंडस्ट्री जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो या कम हो? कम हो। बहुत जन सीए क्यों नहीं करते हैं? बहुत जन सीए क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज सीए में इतना ज़्यादा सप्लाई है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत पर सभी जन को बीकॉम करना पड़ता है, पर बीकॉम पे कोई आशा नहीं बैठाता है। क्यों? बिकॉज सबको पता है कि बीकॉम इज़ अ टेबल स्टेक, सबके पास है। ऑफ कोर्स कोई बहुत प्रीमियम कॉलेजेस से करेगा तो थोड़ा सा वो टैग हेल्प करता है, ठीक है, एसआरसीसी या जेवीएस या वॉटेवर, बट अदरवाइज तो है तो बीकॉम ही या बीबीए ही है। तो यू ऑल्सो नो दैट इट कैन नॉट शेप योर फ्यूचर, योर पर्सनल कैलिबर कैन, एंड देयरफॉर यू थिंक अबाउट एडिंग सम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जहाँ पे सप्लाई कम है, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई का ओवर क्राउडिंग नहीं है। ये सेम चीज़ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन एन इंडस्ट्री जिसमें कंपटीशन कम है, जिससे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का स्कोप ज़्यादा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का स्कोप ज़्यादा है बाय द पार्टिसिपेंट्स इन दैट इंडस्ट्री। तो वी वुड लाइक टू आइडेंटिफाई दैट इंडस्ट्री। तो सर कैसे जाने एक इंडस्ट्री में कंपटीशन कम है कि ज़्यादा है, कैसे जाने? जानने के लिए नंबर 1 सर आप चेक कीजिए, नंबर 1 सर आप चेक कीजिए कि उस इंडस्ट्री में कितने सारे प्लेयर्स हैं। अगर उस इंडस्ट्री में बहुत सारे छोटे मोटे फ्रैगमेंटेड प्लेयर्स हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर उस इंडस्ट्री में कम प्लेयर्स है, ओके, देयर आर 4 or 5 बिग प्लेयर्स, दैट्स इट, तो इन दैट केस कंपटीशन डिसेंट होगा। दे नो दैट कोई सेंस नहीं एक दूसरे को हर्ट करके, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए नंबर 1 वी वुड लाइक टू सी राइवलरी अमॉन्ग द फर्म्स, राइवलरी अमॉन्ग द फर्म्स। काश राइवलरी कम हो, तो राइवलरी कम हुआ तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा। वी वुड लाइक टू सी बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, जो कस्टमर्स है उनका बार्गेनिंग पावर, काश वो बार्गेनिंग पावर लो हो तो कस्टमर अपने ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, अपने कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर पाएंगे, मार्जिन ज़्यादा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगा। काश बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कमती हो तो सप्लायर को अपने चाप पाएंगे, उससे अपने कमती दाम पे माल खरीद पाएंगे, ठीक है। काश जो प्रोडक्ट अपने सेल कर रहे उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं हो, काश जो प्रोडक्ट सेल करे उसका कोई रीजनेबल सब्सटीट्यूट नहीं हो, तो उस केस में हम लोग खतरा नहीं है सब्सटीट्यूट से, कंपटीशन नहीं है। वी डोंट हैव कंपटीशन फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। तो इन दैट केस सब्सटीट्यूट्स को अपने स्टडी कर पाएंगे, तो इन दैट केस सब्सटीट्यूट से अपने को थ्रेट कम होगा। उसके अलावा काश नए प्लेयर इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पाए, काश नए प्लेयर इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पाए, ठीक है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट शुड बी लो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बिकॉज इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए लाइसेंस चाहिए, इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ओके, इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री में अगर
ऐसा है कि नया एंट्रेंट एंटर नहीं कर पा रहा है तो वो आके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट खा नहीं पाएगा, ठीक है। तो ईज ऑफ एंट्री शुड बी डिफिकल्ट सो दैट दोज हु आर इनकम्बेंट्स, जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, वो लोग प्रॉफिट मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। ये जो 5 फोर्सेस है इसको बोलते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस। सर ये 5 फोर्सेस क्या इस चैप्टर में है क्या? नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। वो नेक्स्ट चैप्टर में इंडस्ट्री एनालिसिस, नेक्स्ट चैप्टर में इंडस्ट्री एनालिसिस में पोर्टर्स 5 फोर्सेस है, इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में तो रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें ये बता रहे कि रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या आता है। तो हम लोग ये बोले कि रिसर्च रिपोर्ट में इंडस्ट्री का ओवरव्यू आता है और उसके अंदर पोर्टर्स 5 फोर्सेस आता है, ठीक है। विमित कुंद्रा पूछ रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस। पहली बात तो विमित कुंद्रा, तुमको क्लास के शुरू में बोल दिया था कि क्लास को छोड़ दो बिकॉज तुमने लास्ट क्लास किया नहीं है। तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो लोग देख लिए ना लास्ट क्लास करके, सब मैंने क्लास किया नहीं था। यार कितने अजीब इंसान हो तुम, कौन से मिट्टी के बने हो, आई कांट अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस हम लोग किए हैं लास्ट क्लास, तुमको कैसे बताए कैसे क्वेश्चंस आते हैं किए बिना, और तुम्हें पूछना भी है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम। बहुत ही अजीब इंसान हो सीरियसली स्पीकिंग। when I'm trying to take you lightly but you really defeat all levels of irrationality। जब मैंने आपको एडवाइस किया कि आपको क्लास छोड़ देना चाहिए बिकॉज लास्ट क्लास नहीं किया हुआ है, कर लो, तो इन दैट केस आप फिर भी टिके हुए हो तो आप ये क्लास वापस से सुनोगे फिर लास्ट क्लास करके, तो डबल टाइम वेस्टेज। एनीवेज आपका मन। जानवी सक्सेना विमित आपको बोल रही है कि पीडीएफ गूगल ड्राइव पे शेयर हुआ है, वो पीडीएफ गूगल ड्राइव का खोल लो, उसके अंदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस दिख जाएंगे। वेरी गुड जानवी, थैंक यू। जो लास्ट क्लास आपने किया नहीं है उस पर पीडीएफ शेयर किया गया था। एनीवेज, सो देयर इज अ सर्टेन मैच्योरिटी रिक्वायर्ड व्हाइल अटेंडिंग द क्लासेस कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में है। मैं नाम फिर भी लिखा देता हूँ बट है वो नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस सर ने नाम बोल के सर भाग गए। ऑफ कोर्स इट इज इन द नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट डू आई डू, ठीक है ना। तो इन दैट केस पोर्टर्स 5 फोर्सेस टू एनालाइज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, सॉरी इसमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, काश इंडस्ट्री में कंपटीशन कम हो, काश इंडस्ट्री में कंपटीशन कम हो। प्रिया बोल रही है मुझे लास्ट क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है, हर घर पे मेल नहीं किया जाता है लास्ट क्लास का पीडीएफ, घर पे चिट्ठी नहीं भेजी जाती है पीडीएफ की, मेल नहीं किया जाता है। पीडीएफ जो है एक ड्राइव है, वो ड्राइव में हर क्लास अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। काश इंडस्ट्री में कंपटीशन कम हो, एंड ये जो कंपटीशन है शेप्ड बाय 5 फोर्सेस, शेप्ड बाय 5 फोर्सेस। नंबर 1, थ्रेट ऑफ एंट्री, लो तो बढ़िया, थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स, काश कमती थ्रेट हो। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कम हो, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कम होना चाहिए। राइवलरी बिटवीन firms in the industry, rivalry between firms in the industry should be low, सब चीज लो। थ्रेट ऑफ एंट्री, थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, राइवलरी बिटवीन फर्म्स इन द इंडस्ट्री शुड बी लो। अलग अलग इंडस्ट्री का आप लोग लिख के भेज रहे हैं कि सर टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा बोल सकते हैं क्या, वगैरह 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 वगैरह। ये सब डिस्कशन इंडस्ट्री एनालिसिस में हुआ है, ठीक है।
तो इन दैट केस आपको ये पता होना चाहिए कि पोर्टर्स 5 फोर्सेस कहाँ पे आता है. पोर्टर्स 5 फोर्सेस कम्स अंडर इंडस्ट्री ओवरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग. इस चैप्टर के लिए यू शुड नो दैट पोर्टर्स 5 फोर्सेस इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री ओवरव्यू. उसके अलावा देर इज वन मोर पार्ट दैट कम्स इन इंडस्ट्री ओवरव्यू, दैट इज सॉरी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन द इंडस्ट्री. इसका भी स्टडी करते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्री थ्रू पेस्टल एनालिसिस. पेस्टल एनालिसिस, और पेस्टल का फुल फॉर्म तो सबको ही पता है. पेस्टल एनालिसिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल. पेस्टल फ्रेमवर्क, पेस्टल एनालिसिस. सर इनमें से एक एक चीज का डिस्कशन होगा क्या? यस होगा. किस चैप्टर में? नेक्स्ट चैप्टर में. नेक्स्ट चैप्टर, ये पूरा का पूरा नेक्स्ट चैप्टर में है. पूरा पूरा नेक्स्ट चैप्टर में. ओके नेक्स्ट चैप्टर में है. अभी फुल फॉर्म ही काफ़ी है. नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही है इंडस्ट्री एनालिसिस, सब चीज़. ठीक है. तो नेक्स्ट चैप्टर, तो इस चैप्टर में क्या है? केवल जानना है कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ आता है रिसर्च रिपोर्ट में. पार्ट 5. तो पार्ट 5 इज वैल्यूएशन. ओ सॉरी गलती हो गई ना. पार्ट 5 इज फाइनेंशियल एनालिसिस. फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल. फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल, ये सारा का सारा ज्ञान होने के बाद अल्टीमेटली तो नंबर्स लाना पड़ेगा. फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल. तो फाइनेंशियल एनालिसिस मॉडल में वी डिस्कस evaluation of the drivers of revenue, cost, profit, sources and uses of capital. उनका evaluation of the drivers of revenue, cost, profit, sources and uses of capital. कहाँ से पैसा उठाते हैं, कहाँ पैसा लगाते हैं, इन सब का. उसके बाद forecast of the drivers, analysis के बेस forecast of the drivers of revenue, cost, forecast of the drivers. उसके बाद actual bracket past and forecasted future financial statements, जो मैंने दिखाया था आप लोग को. actual bracket past and forecasted bracket future financial statements. financial statements मतलब income statement, cash flow statement, balance sheet. income statement, cash flow statement, balance sheet. तो it's called a model because आप forecast कर रहे हो फ्यूचर में रेवेन्यू कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, CFO कितना होगा, CFI कितना होगा, प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा. ये फोरकास्ट करना है. कितने सालों का, वो एनालिस्ट टू एनालिस्ट पे डिपेंड करता है. कुछ एनालिस्ट लोग नेक्स्ट 3 ईयर्स का करते हैं, कुछ नेक्स्ट 5 ईयर्स का, कुछ नेक्स्ट 10 ईयर्स का. तो इट डिपेंड्स अपॉन किस एनालिस्ट को कितना कॉन्फिडेंस है. फोरकास्ट. ठीक है. तो ये सारा होता है. पार्ट 6,
पार्ट 6 इज वैल्यूएशन. इसके बेसिस पे वैल्यूएशन मैंने बोला था क्रॉस वैलिडेशन और ट्रायंगुलेशन. ये आपको वर्ड दिखेगा मल्टीपल चॉइस में. ट्रायंगुलेशन बाय वेरियस मेथड्स, अलग अलग मेथड से वैल्यूएशन होगा. जो मैंने शुरू में बोला आज, DCF, रिलेटिव वैल्यू, SOTP, तीनों का वेटेड एवरेज. क्रॉस वैलिडेशन एंड ट्रायंगुलेशन. वरुण जैन बोल रहा है कि सब मॉडल में क्या हुआ, वो जो फोरकास्ट किए थे वो मॉडल का ही पार्ट था. जो फोरकास्ट ड्राइवर्स का किए थे वो मॉडल का ही पार्ट था. जो फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किए वो मॉडल का ही पार्ट था. तो वैल्यूएशन में क्रॉस वैलिडेशन ये वर्ड मिलेगा आपको, और ट्रायंगुलेशन मिलेगा, बिकॉज अलग अलग मेथड से वैल्यू करके उसका वेटेड एवरेज लेते हैं. वेट्स कैसे लेते हैं? सब्जेक्टिवली लेते हैं. सर हम लोग कैसे सीखेंगे? हम लोग चैप्टर्स में सीखेंगे, लेवल 1 में कुछ हद तक, उसके अलावा लेवल 2 में सीखेंगे, फिर भी कोई फॉर्मूला नहीं होगा. RV मतलब रिलेटिव वैल्यूएशन. RV माने रिलेटिव वैल्यूएशन, वैल्यूएशन यूजिंग कंपेरेबल्स. RV मतलब रिलेटिव वैल्यूएशन, कि अगर तुम्हारे फ्रेंड का इतना मार्क्स आया तो तुम्हारा कितना मार्क्स आना चाहिए. रिलेटिव वैल्यूएशन. तुम्हारे फ्रेंड को इतने का जॉब मिला, तुमको कितने का जॉब मिलना चाहिए. वैल्यूएशन में वी ऑल्सो डू सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस. सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस. सेंसिटिविटी का मतलब होता है व्हाट इफ एनालिसिस. ओके, व्हाट इफ एनालिसिस. प्रिया पूछ रही है SOTP का फुल फॉर्म क्या है. कई बार डिस्कशन हो गया प्रिया, आज भी डिस्कशन हुआ था SOTP का. SOTP इज सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन. तो आई थिंक आपने किया नहीं ये क्लासेस, फर्स्ट क्लास आपका किया हुआ नहीं है. आप भी विमित कुंद्रा के जैसे फर्स्ट क्लास किए बिना क्लास कर रहे हैं, आई एम श्योर. और या फिर आपका मेमोरी बहुत ही क्वेश्चनेबल है, मन में बैठा रहे नहीं है, ऑडियो समरी सुन रहे नहीं है, नोट्स को देख रहे नहीं है, रिवाइज नहीं कर रहे हैं. Abhishek Burman is saying relative valuation comparable company analysis is same. Yes, it is same. Relative valuation मतलब based on comparable companies. Triangulation मतलब त्रिदेव, 3 मेथड से वैल्यूएशन निकाल रहे, इट्स कॉल्ड ट्रायंगुलेशन. रॉय जॉर्ज, ओके, त्रिदेव 3 मेथड से वैल्यूएशन निकाल रहे हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन रॉय तुम्हारा होना चाहिए, अगर 4 मेथड से निकालेंगे तो क्वाड्रेंगुलेशन बोले हैं क्या, और 5 मेथड से तो पेंटेंगुलेशन बोले हैं क्या. तो कर सकते हैं, सब बोल सकते हैं आप, बोलना लाउड है. प्रिया बोले आई हैव डन बोथ द क्लासेस सर, फिर भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं है, आपको और टाइम लगेगा रिवाइज करने में. ट्रायंगुलेशन के बाद क्या लिखा है? बाय वेरियस मेथड्स लिखा है. वैलिडेशन एंड ट्रायंगुलेशन बाय वेरियस मेथड्स, क्रॉस वैलिडेशन और ट्रायंगुलेशन बाय वेरियस मेथड्स. पता नहीं हमारे फेस टू फेस क्लास में तो लोग इस तरह से पूछते नहीं है. इस तरह चुपचाप वहाँ पे करते रहते हैं क्लास और सोचते कुछ छूट गया तो अगल बगल वाले से देख लेंगे या नोट्स पे देख लेंगे. दैट्स हाउ द क्लासेस रन. वही बेस्ट होता है. और लेवल 2 लेवल 3 में भी यही होता है कि स्टूडेंट्स लोग कम पूछते हैं, जब दरकार है तभी पूछते हैं. या हैंड राइटिंग मेरी ख़राब हो तो सही बात है. सेंसिटिविटी एनालिसिस बता रहा था मैं. व्हाट इफ एनालिसिस. व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब हुआ we had taken growth rate of 10%.
व्हाट इफ जी इक्वल टू 5%, सो वैल्यूएशन क्या होगा कंपनी का नया? हमने ग्रोथ रेट 10% लिया है, अगर ग्रोथ रेट 5% होता तो कंपनी का वैल्यूएशन क्या होता? तो एक एक इनपुट को चेंज करते हैं। ओके, एक इनपुट को ट्रायंगल माने चेंज करने से वैल्यू कैसे चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। एक इनपुट को चेंज करने से वैल्यू कैसे चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस, ओके, सेंसिटिविटी एनालिसिस। Sagnik Bhattacharya is saying, is it a kind of risk analysis? Yes, it is, but it is not theoretical. It is model oriented. Therefore, part of this. Last में जाके जो risk analysis होगा, that will be theoretical discussion. ठीक है? It is a type of risk analysis, no doubt, but this is model oriented. Therefore, part of FAM. और scenario analysis में बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली केस, वर्स्ट केस, वैल्यूएशन क्या होगा? और इसमें एक इनपुट चेंज नहीं होता है, हर टाइप ऑफ इनपुट चेंज होगा। सेंसिटिविटी में वन इनपुट को चेंज करते हैं एक बार में, सिनेरियो में सारे इनपुट्स चेंज होंगे अलग अलग सिनेरियो में। बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली केस, वर्स्ट केस। एमएल जो लिखा है मोस्ट लाइकली, बिकॉज वहाँ पे स्पेस नहीं था लिखने का। मोस्ट लाइकली केस, एमएल मोस्ट लाइकली केस, एमएल मोस्ट लाइकली केस। प्रिया, एमएल इज मोस्ट लाइकली केस। ओके, सिनेरियो एनालिसिस, अलग अलग सिनेरियोज में वैल्यूएशन क्या होगा, बिकॉज ये फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं। एक सिंगल वैल्यू, कोई भगवान तो है नहीं निकाल देगा, तो रेंज ऑफ वैल्यूज निकालते हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज, ओके, कंपनी का। तो दिस इज इन द वैल्यूएशन सेक्शन, पार्ट 6। पार्ट 7, ESG considerations. ESG considerations, V माने वैल्यू। चिराग महेश्वरी, जहाँ जहाँ V लिखा, V का मतलब वैल्यू था कि कंपनी का वैल्यू जो टारगेट प्राइस निकाल रहे 260, उसका बात कर रहे थे। चिराग पूछ रहे हैं V का मतलब क्या था? V का मतलब वैल्यू। ESG कंसिडरेशन, E फॉर एनवायरमेंट, कंपनी इन्वायरमेंट के प्रति कितना सचेत है, हाउ मच इज द कंपनी डूइंग फॉर द इन्वायरमेंट। S फॉर सोशल, कंपनी लेबर को कैसे ट्रीट कर रहा है। गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब कंपनी में वेयर डज द पावर लाई। इन्वायरमेंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो है, पर इस पे जोर से डिस्कशन होगा, क्या होगा, कहाँ पे? कॉर्पोरेट इश्यूज में चैप्टर है, कॉर्पोरेट इश्यूज में सेपरेट चैप्टर है ESG के ऊपर, वहाँ पे डिस्कशन होगा। S माने सोशल, फीलिंग इज इनफ। गवर्नेंस के अंदर वी डिस्कस मैनेजमेंट कंपोजिशन, मैनेजमेंट कंपोजिशन, मैनेजमेंट में कौन कौन है। बोर्ड कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, उनमें कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जो लोग मैनेजमेंट में नहीं हैं, ओके। एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन, इनको कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, जैसे मैं इलॉन मस्क का बता रहा था, $30 बिलियन एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन। सर पार्ट 5, 6 इन पर डीप डिस्कशन कब होगा, योगेश गौतम पूछ रहे हैं। ये जो पार्ट 6 है वैल्यूएशन, अगर आप चेक करेंगे योगेश, ये लास्ट चैप्टर इक्विटी एनालिसिस का मैंने जो नाम लिखाया था फर्स्ट क्लास में, ये वाला चैप्टर है कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट। नेक्स्ट चैप्टर है इंडस्ट्री एनालिसिस, नेक्स्ट चैप्टर है कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग द फ्यूचर, और उसके बाद वाला चैप्टर है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन चैप्टर में वैल्यूएशन होगा,
और पार्ट 5 तो कितने बार अभी चिल्ला चिल्ला के बोल दिया, नेक्स्ट चैप्टर में इंडस्ट्री है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है क्या मेरी तरफ से? तो सर ऐसा नहीं कर सकते थे क्या, वो चैप्टर करा के ये चैप्टर कराते, और फिर वो चैप्टर कराते तो उस चैप्टर में इस चैप्टर का दिमाग होता, उस चैप्टर में इस चैप्टर का दिमाग कम आता, तो बोलते ये चैप्टर करा के वो चैप्टर कराते। बोर्ड कंपोजिशन, आई हैव रिटन बोर्ड कंपोजिशन। बोर्ड कंपोजिशन में चेक किया जाता है कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, हाउ मेनी बोर्ड मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट है ना, वो लोग मैनेजमेंट का साइड नहीं लेगा, ठीक है, वो लोग कंपनी के भले के लिए सोचेगा। तो हाउ मेनी बोर्ड मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट। बट अब रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो पूरा का पूरा बोर्ड है वो तो केवल मुकेश अंबानी यानी अंबानी का ही सुनेगा ना, तो इसका मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का रिलायंस में कोई स्थान नहीं है। ओके, कोई सोचेगा कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए डिसीजन लिया जाएगा, रिलायंस में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। नो डिसीजन शैल बी टेकन फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो इट्स अ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देयर कुड बी अदर प्लस फैक्टर्स, बट इट्स अ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी। कोई भी फैमिली बेस्ड बिजनेस इंडिया में वो पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसके अंदर जो फैमिली है उसका चलता है। तो फैमिली चलाना था तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्यों किया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से चला लेते, कौन मना किया था? इसलिए यूजुअली होल्डिंग द स्टॉक ऑफ रिलायंस फॉर द लॉन्ग टर्म इज नॉट रेकमेंडेड, ठीक है। इट मे बी बिग, इट मे बी ग्रेट, दैट्स ओके, बट इट डज नॉट जनरेट वेल्थ, जनरेशनल वेल्थ जनरेट बाकी जगह बेटर होता है। एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन का मतलब समझे कि जो सीईओ सीएफओ ये सब है उनका कॉम्पेंसेशन क्या है। ओके, सीईओ का सीएफओ का कॉम्पेंसेशन क्या है, ठीक है। मैंने उस दिन बोल रहा था इलॉन मस्क का कॉम्पेंसेशन $30 billion, बी फॉर बिलियन। ओके, $30 billion का पैकेज है इलॉन मस्क का। वी वुड लाइक टू सी ऑल दैट। वेयर डज पावर लाई इन द कंपनी? वेयर डज पावर लाई इन द कंपनी? जैसे अभी पिछले इलेक्शन में ये नौटंकी चालू हुआ था ना, डेमोक्रेसी को खतरा है, अभी भी चल रहा है वो सब, डेमोक्रेसी को खतरा है, मोदी आ गया तो। आई एम नॉट सपोर्टिंग और नॉट सपोर्टिंग मोदी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। तो वो लोग ये बोलना चाह रहे थे गवर्नेंस खराब हो जाएगा देश का, अगर मोदी को ज़्यादा पावर मिल गया तो गवर्नेंस खराब हो जाएगा। दे वर ट्राइंग टू से दैट कि पावर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को चिल्लाने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है, इसलिए आप लोग वोट मत देना। गवर्नेंस का डिस्कशन था, किसका गवर्नेंस? कंट्री का। ये किसका गवर्नेंस? कंपनी का। तो ईएसजी में ये सब डिस्कशन होता है। उसके बाद पार्ट 8, लास्ट पोर्शन, पार्ट 8। तो पार्ट 8 इज रिस्क कंसिडरेशंस या रिस्क कंसिडरेशंस या रिस्क कंसिडरेशंस मतलब मटेरियल रिस्क फैक्टर्स। जैसे रॉ मटेरियल का प्राइस जोर से बढ़ सकता है, ठीक है, कंपनी ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है। मटेरियल रिस्क फैक्टर्स बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड impact on वैल्यूएशन। इन रिस्क फैक्टर्स का वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट, इनको सेंसिटिविटी में सिनेरियो में लिए होंगे ना, इनको सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो में कैसे इनका इम्पैक्ट लिया हुआ है, सेंसिटिविटी सिनेरियो में कैसे इनका इम्पैक्ट लिया हुआ है, सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो में कैसे इनका इम्पैक्ट लिया हुआ है। ओके, सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो में कैसे इनका इम्पैक्ट लिया हुआ है।
सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो में कैसे इनका इम्पैक्ट लिया हुआ है। तो रिस्क कंसिडरेशंस कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया तो, एक इम्पॉर्टेंट कस्टमर छूट गया तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कस्टमर है, गवर्नमेंट अपने को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया तो, देयर इज अ वेरी पॉपुलर कंपनी बाय द नेम ऑफ प्रोटियान। हैव यू हर्ड द नेम प्रोटियान? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ प्रोटियान? जिसको टाइम मिले रिसर्च करना प्रोटियान। तो प्रोटियान जो है, इट इज़ द कंपनी जिसको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अपना जो पैन कार्ड होता है ना, वो पैन कार्ड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्रोटियान को था। ओके, प्रोटियान एक कंपनी है, ठीक है, और प्रोटियान को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था गवर्नमेंट से पैन कार्ड का। जो पैन कार्ड आता है वो प्रोटियान इशू करता था। आई वॉज होल्डिंग द स्टॉक जबरदस्त रिटर्न दिया फ्रॉम लेवल्स ऑफ अराउंड 600-700 in 2023 it went to levels of around 1700 2024 के एंड तक। बट उसके बाद 2025 में गवर्नमेंट फिर से बिड इनवाइट किया पैन कार्ड का, फिर से बिड इनवाइट किया, एंड वहीं पे मैंने स्टॉक सेल कर दिया था बिकॉज देयर वाज नो सर्टेनिटी कि प्रोटियान को मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? तो इन दैट केस मिला भी नहीं और स्टॉक फिर से गिर गया। समर्थ बोल रहा है यस सर स्टॉक का दाम 720 हो गया। तो दैट गोज टू शो दैट एनालिसिस कितना ज़रूरी है। जो लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं विक्टोरिया में या जो भी मैदान में घूम के, हाँ भाई जी कौन सा स्टॉक बढ़िया लाग रहा है, ठीक है, वो कर रहे हैं ना, वो लोग बस वही करेंगे। दिस इज डीप एनालिसिस। द एबिलिटी टू डिग डीप इज एन एज। जिसमें भी दम है डिग करने का डीप, वो पर्सन सब फाड़ फोड़ के निकल जाएगा। CFA करने का जरूरत नहीं है उसको। CFA प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क बट CFA इज नॉट अ नेसेसिटी। आई नेवर सेड रिमेंबर कि लाइफ में CFA करना जरूरी है, बट CFA एट दिस एज इज अ ग्रेट फ्रेमवर्क अपॉर्चुनिटी टू गेट एवरीथिंग अंडर द ग्रास्प, ठीक है, एंड इट हैज़ क्रेडिबिलिटी, बट उसके बिना भी हो सकता है। तो दीज आर द 8 थिंग्स जो अपने किए नहीं थे। सर आपको कैसे पता चला कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मैंने तो बोला उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। मेरे को थोड़ी पता चला कि उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। मेरे को लगा कि उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो तब तो स्टॉक का दाम गिरेगा, और मिल गया तो स्टॉक का दाम तो ऑलरेडी हाई और कितना बढ़ जाएगा। तो द डाउन साइड वॉज हाई, द अपसाइड वॉज नॉट देयर एंड देयरफॉर आई सोल्ड द स्टॉक। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो स्टॉक जो है पूरा लुट जाएगा, और मिला तो ठीक है ऐसे चलता रहेगा, नो इश्यूज, कौन रिस्क लेगा। देयरफॉर सोल्ड द स्टॉक, अच्छा खासा कमा लिए थे। नो सर, एट फर्स्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड आइडिया जनरेशन। बोले एकदम शुरू में आपको प्रोटियन का आइडिया कैसे मिला? देयर इज समथिंग कॉल्ड आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन कहाँ से आता है? आइडिया जनरेशन या तो स्क्रीनर वगैरह से आता है, अपने चलाते हैं स्क्रीनर पे, मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास, बिजनेस मॉडल का डिस्कशन है, आई विल शो यू। या आइडिया जनरेशन जो है वो अपने कॉन्टैक्ट से आता है, या आइडिया जनरेशन जो है वो जो डेवलपमेंट हो रहे इकोनॉमी में उससे आता है आइडिया जनरेशन, रीडिंग से आता है आइडिया जनरेशन। ओके, बहुत मतलब 360 डिग्री अफेयर आइडिया जनरेशन का। ओके, यस, प्रोटियन ई गवर्नेंस। तो दीज आर द 8 पार्ट्स। और अपने क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास? आपने लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि क्या बोलते हैं, एक होता है इनिशियल कवरेज रिपोर्ट ICR, एक होता है सब्सीक्वेंट रिपोर्ट, याद है? इनिशियल कवरेज रिपोर्ट, सब्सीक्वेंट कवरेज रिपोर्ट। इनिशियल कवरेज रिपोर्ट इज फॉर ऑडियंस, किस ऑडियंस के लिए? जिसको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, उस पर सब चीज़ इलेबोरेटली होता है, ये 8 पार्ट्स इलेबोरेटली, बिजनेस मॉडल का डिस्कशन, इंडस्ट्री का डिस्कशन वगैरह। जो सब्सीक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट है दैट इज जस्ट अपडेटिंग फॉर पीपल हु ऑलरेडी नो अबाउट द कंपनी। ओके, जब फर्दर रिपोर्ट निकाल रहे हैं, जनरली वो निकलता है जब नया नया क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है तब निकलता है, पर नॉट नेसेसरली। क्वार्टरली रिजल्ट्स के बिना भी कोई इवेंट हुआ तो अपडेट कर सकते हैं। तो उस केस में उस पर बिजनेस मॉडल का स्टडी नहीं होता है, उस पर इंडस्ट्री का डिटेल्ड एनालिसिस, माइकल पोर्टर, ये सब नहीं होता है, उस पर केवल होता है एनालिसिस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। तो उस पर पार्ट 1 होगा फ्रंट मैटर, पार्ट 2 होगा क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन, माने चेंज इन रिकमेंडेशन, फिर पार्ट 3 हो जाएगा एनालिसिस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, फिर पार्ट 4 हो जाएगा आपका वैल्यूएशन, क्यों चेंज हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ,
और पार्ट 5 हो जाएगा परहैप्स रिस्क एनालिसिस। तो उसमें बिजनेस मॉडल का स्टडी, इंडस्ट्री का एनालिसिस, ये सब नहीं होता, उस पर केवल चेंज करते, अपडेट करते हैं मॉडल को, ठीक है, दैट सब्सिक्वेंट। तो हमने डिस्कस किया था एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, द कंटेंट, द स्ट्रक्चर एंड द टोन ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट डिपेंड्स अपॉन एनालिस्ट सेटिंग। याद है ये मल्टीपल चॉइस, जो लोग मल्टीपल चॉइस वापस देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट एंड द टोन ऑफ द रिपोर्ट डिपेंड्स अपॉन एनालिस्ट सेटिंग। बाई साइड रिपोर्ट बहुत छोटा होता है, सेल साइड रिपोर्ट बहुत बड़ा होता है, सब्सीक्वेंट रिपोर्ट बहुत छोटा होता है, इनिशियल कवरेज रिपोर्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, वी हैव डिस्कस दैट। एक बार प्लीज चेक करना लास्ट क्लास सब्सीक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट पे क्या क्या कंपोनेंट्स आएगा वो लिखाए थे क्या? सब्सीक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट पे क्या क्या कंपोनेंट्स आएगा वो लिखाए थे क्या? मेरे को याद आ रहा है लिखाए थे, मेरे को याद आ रहा है कुछ मार्क किए थे। सब्सीक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट, अमित केडिया बोल रहा है यस, बाकी सब बोल रहे हैं नो। मार्क किए थे बॉक्स में, बोल रहे मार्क किए थे बॉक्स में। विवेक बोल रहे साहब आपने खुद बोर्ड पे लिखा था, हम लोग लिखे नहीं थे, नो इश्यूज। तो वही मेंशन कर देना चाहिए। बट क्या है ना, एक चीज ध्यान रखना, हर एक चीज का डिक्टेशन होने से क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगा। डू रिमेंबर, अगर हर एक चीज का डिक्टेशन होगा तो क्लास में मजा आएगा नहीं, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए द नोट्स दैट आई डिक्टेट आर नॉट गोइंग टू बी एग्जॉस्टिव बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क मेकिंग द क्लास बोरिंग। आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क मेकिंग द क्लास बोरिंग, ठीक है। इफ आई मेक द क्लास बोरिंग पीपल में से हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं बोरिंग कर दीजिए, बट बर्दाश्त किसी से नहीं होगा। सो देयरफॉर द नोट्स आर नॉट कॉम्प्रिहेंसिव दैट वे, ओके। आप मल्टीपल चॉइस अगर साथ में करेंगे तो मल्टीपल चॉइस में आपका क्या बोलते हैं सारा चीज कवर्ड हो जाता है। और जिसको कोर रीडिंग्स को रीड करना है, ऐसा हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ना जरूरी है क्या? पढ़ना जरूरी नहीं है, पर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। सर कोर रीडिंग कहाँ से मिलेगा? बहुत बार वो शेयर हो गया है टेलीग्राम पे, वापस से शेयर करवा देंगे, आज वापस शाम को शेयर करवा देंगे कोर रीडिंग्स। तो कोर रीडिंग्स में एथिक्स, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम सबका अलग अलग होगा, तो आप इक्विटी वाले में जाएंगे, इक्विटी में अलग अलग चैप्टर्स होगा, उसमें आप कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट में जाएंगे, आपको चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन दैट केस आप रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं, नहीं रीड करें तो भी कोई बात नहीं है, बिकॉज क्लास में अच्छा खासा डिस्कशन हो जाता है, ठीक है ना। ओके हाँ, तो अपने वो डायलॉग लिखते हैं, द note, the structure, content and tone of the report depends on analyst setting. Buy side versus sell side, ICR versus subsequent report, buy side versus sell side, ICR versus subsequent report, बाई साइड वर्सेस सेल साइड, ICR वर्सेस सब्सीक्वेंट रिपोर्ट। किसी को भी अगर फुल फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है, इनिशियल कवरेज रिपोर्ट वर्सेस सब्सीक्वेंट रिपोर्ट। तो बाई साइड रिपोर्ट छोटा होता है, छोटा, उसमें मिनी मॉडल होता है, मिनी मॉडल, मिनी मॉडल। मिनी मॉडल का मतलब हुआ वो लोग बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट को मिलाने नहीं जाएगा, केवल वैल्यूएशन के लिए जो चाहिए उतना ही फोरकास्ट करेगा। ओके, मिनी मॉडल, आई विल शो इट टू यू नेक्स्ट क्लास, मिनी मॉडल, ठीक है। मैं तो वही प्रेफर करता हूँ, आई डोंट लाइक अ फुल फाइनेंशियल मॉडल एट ऑल।
बिकॉज यहाँ पे केवल बैलेंस शीट मिलाने के लिए बैठे हैं क्या? और सेल साइड जो है वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ICR जो है कॉम्प्रिहेंसिव, SR जो है इज अपडेशन, एनालिसिस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, SR में अपना फ्रंट मैटर आएगा, चेंज इन रिकमेंडेशन आएगा, एनालिसिस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन आएगा, अपडेटेड मॉडल आएगा, न्यू वैल्यूएशन आएगा एंड रिस्क अपडेशन आएगा। ये आएगा SR में। फ्रंट मैटर, चेंज इन रिकमेंडेशन, एनालिसिस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। अब वापस से कंपनी को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का स्ट्रैटेजी, ये सब डिस्क्राइब नहीं करेंगे। चेंज हुआ है स्ट्रैटेजी, जरूर डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री एनालिसिस नहीं करेंगे, फिर से क्या टाइम है, क्या ये है, चेंज हुआ है वो डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मॉडल जो है वो अपडेट करेंगे बिकॉज रिजल्ट नया आ गया, तो नया वैल्यूएशन करेंगे एंड रिस्क अपडेशन करेंगे। सब अपडेशन 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 है सबसीक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट में। तो ये अपना LOS-A पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। एक बार कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस। इस बार आप लोग का आंसर्स अच्छा जाना चाहिए। अगर आप उछल के आंसर नहीं दोगे तो रीड द राइटअप। मैंने स्टोरी ओरिएंटेड बनाया है। स्वप्निल सान्याल को ESG का बहुत दुख हो रहा है, बोले ESG वापस क्यों नहीं आ रहे। ESG में यूजुअली कुछ चेंजेस होता नहीं है, अगर कुछ चेंज हुआ है तो ESG भी आएगा। होप यू आर रीडिंग। तो राघव मेहता CFA is an equity research analyst at a sell-side firm. He is initiating coverage on Medivesta Pharma Limited, a public traded pharmaceutical company. His report includes an outline of Medivista's business model, revenue segments and long-term strategy. Analysis of global pharmaceutical industry trends, historical margins, regulatory drivers, along with Porter's 5 forces. Historical and projected financial statement sensitivity analysis for demand scenarios and blended valuation using both DCF and PE multiple. सर ये तो SOTP नहीं किया। हाँ नहीं किया, what is the issue? ESG एनालिसिस फोकसिंग ऑन सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, कहाँ से माल लेते हैं, वो लोग कितने क्रेडिबल है। बोर्ड कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट डायरेक्टर्स है। एनवायरमेंटल कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की अपसाइड रिस्क्स, पाइपलाइन ड्रग अप्रूवल, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज लोग तो नया नया पेटेंट फाइल करता है ना कि काश वो पेटेंट अप्रूव हो जाए। तो अगर अप्रूव हो गया तो उस केस पे ज़बरदस्त बिजनेस आता है। दैट्स द अपसाइड रिस्क। डाउनसाइड रिस्क क्या, रेगुलेटरी डिलेस। अगर डिले हो गया अप्रूवल में तो इन दैट केस बैठ जाएगा बिकॉज सारा R&D पैसा लग गया। स्टैंडर्ड फ्रंट मैटर विथ टिकर सिंबल, बाय रिकमेंडेशन, टारगेट प्राइस एंड रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर। 3 months later, after Medivista releases earnings, Raghav's subsequent report compares the actual figures to prior forecast, revises the cash flow model and updates the risk profile. तो राघव ने पहले ICR बनाया था, फिर सब्सिक्वेंट रिपोर्ट बनाया 3 महीने के बाद जब रिजल्ट आया तब। फर्स्ट क्वेश्चन, कूदना मत, आराम से जवाब देना। जो लोग कूदेंगे उनका जवाब रॉन्ग होगा। आई एम नॉट रीडिंग so that I am not influencing.
तो यू ऑल कैन स्टार्ट आंसरिंग। सबका आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। सांची, आनंद, विवेक, दीपांशु, अतुलित, ऋषभ, अतुलित, अतुलित 3 बार दे दिया, दिव्या, कार्तिक, तन्मय, सबका राइट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बहुत इजी क्वेश्चन है, रॉन्ग हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ये सारा का सारा तो इंडस्ट्री ओवरव्यू में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू अपीयर इन द फ्रंट मैटर ऑफ इनिशियल कवरेज रिपोर्ट। टेक योर टाइम। लीस्ट लाइकली बोला है, यानी क्या चीज़ इनिशियल फ्रंट मैटर में नहीं आता है, क्या चीज़ फ्रंट मैटर में नहीं आता है। 2 चीज़ आता है वो आंसर नहीं है, जो नहीं आता है वो आंसर है। क्या चीज़ फ्रंट मैटर पे नहीं आता है। सबका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, शेयर होल्डर्स मिक्स। शेयर होल्डर्स मिक्स, किस कंपनी में कौन कौन से शेयर होल्डर्स है बड़े बड़े, वो क्या लगता है आपको कहाँ आता है। लेट मी सी। ठीक है, आंसर बी है। 2 का आंसर इज बी। कोई गेस कर पाएगा? ठीक से टाइम दे के सोचो। शेयर होल्डर्स मिक्स कहाँ पे आता है? अभी अंबानी का बात हुआ था अपना कुछ देर पहले, फैमिली ओन्ड बिजनेस का बात हुआ था। शेयर होल्डर्स मिक्स कहाँ पे आता है? मैं लिखाना भूल गया हूँ। शेयर होल्डर्स मिक्स कहाँ पे आता है? ऋषभ गुप्ता ने जवाब दिया है, करेक्ट है। भूमि का जवाब रॉन्ग है। कार्तिक का जवाब राइट है। रौनक का जवाब राइट है। ईएसजी में आता है। ओके, शेयर होल्डर्स मिक्स ईएसजी में आता है। जो मैं लिखा था ना, वेयर डज द पावर लाई, वहाँ नोट्स पे जाके लिख दो ना शेयर होल्डर्स मिक्स प्लीज़। नोट्स पे जाके मैंने लिखाया था ना, वेयर डज पावर लाई, ठीक है, वेयर डज पावर लाई, उसमें शेयर होल्डर्स मिक्स लिख दो। वेयर डज पावर लाई, गवर्नेंस के अंदर शेयर होल्डर्स मिक्स भी आता है। गवर्नेंस के अंदर शेयर होल्डर्स मिक्स भी आता है। Where does power lie? I should have dictated over there. Shareholders mix. ठीक है, shareholders mix comes over there. It does not come in company description. It was a good guess, भूमि, but company description में नहीं आता है, because company description में we don't want to know about कौन कौन shareholders है. We want to know about company का धंधा क्या और strategy क्या है, ठीक है, वो governance वाले part में आता है. Shareholders mix, part of governance. I hope आपने notes में add कर लिए. Where does power lie? वहीं shareholders mix. Question 3. In preparing the subsequent company research report, subsequent report के बारे में पूछ रहा है, कूद के जवाब मत देना, आराम से take your time. Raghav's primary analytical priority is most likely to be. उसका प्रायोरिटी क्या है? तो आंसर इज ऑब्वियसली बी. ओके, कोइंसिडेंस हो रहा है कि सबका ऑप्शंस बी आ रहा है. ऐसा नहीं कि एग्जाम में बी मन से टिक करके आ जाएंगे. जय माता दी. केवल यशवीन या कोई स्टूडेंट है उसने ए बोला है, तो दैट्स अ डिफरेंट वे. यशवीन, आप कौन से वर्ल्ड में रह रहे हो पता नहीं है. बात हो गया कि सब्सिक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट में बिजनेस मॉडल फिर से नहीं आता है. क्यों आएगा बिजनेस मॉडल? कंपनी क्या करता है वो तो इनिशियल कवरेज रिपोर्ट में आ गया. वेरी बैड परफॉर्मेंस, यशवीन या जो भी स्टूडेंट ने बोला. बाकी सबका राइट है. इनकॉर्पोरेटिंग न्यू फाइनेंशियल डेटा इनटू फोरकास्ट एंड वैल्यूएशन. सो बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 4. व्हेन राघव असेसेस सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, कहाँ से माल खरीदते हैं? कहीं वो लोग मिलावट वाला माल तो नहीं देते हैं, कहीं वो लोग चाइल्ड लेबर से माल तो नहीं करवा रहे हैं. बोर्ड कंपोजिशन, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस, ही इज मोस्ट लाइकली वर्किंग ऑन विच सेक्शन? मोस्ट लाइकली वर्किंग ऑन विच सेक्शन? जब आप चेक कर रहे हैं एक एक सप्लायर को कहाँ से माल आता है, बोर्ड कंपोजिशन, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस, ही इज़ मोस्ट लाइकली वर्किंग ऑन विच सेक्शन? ESG. तो ESG में आप लोग सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी भी लिख सकते हो वर्ड. ESG में नोट्स में जाके यही करना पड़ता है. सुन लेना, CFA में पढ़ाई करने का तरीका क्या है? सर ने जो नोट्स लिखाया या जो भी है उसमें ऐड करते जाए, जैसे क्वेश्चंस में नया नया सीखते जाएंगे. तो ESG के अंदर 2 चीज़ आपने ऐड किया, एक तो शेयर होल्डर्स मिक्स और एक सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, जिनको ऐड करना है. जो लोग को सुनाई नहीं दे रहा है, हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, उनका कुछ नहीं कर सकता हूँ. बहुत सारा चीज़ क्वेश्चंस के बेसिस पे नया जानेंगे, उसको नोट्स पे ऐड करना होगा. सर वैसे तो नोट्स गंदे हो जाएंगे. हाँ, गंदे चाहिए अपने को नोट्स.
Okay. Question 5. By using both DCF and relative P multiples in his valuation, दो क्यों यूज किए? By using DCF and P multiple, Raghav is primarily aiming to do what? By using both DCF and relative P multiples in valuation, Raghav is primarily aiming at what? Raghav is primarily aiming at what? Cross validate intrinsic and market based valuation. तो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन DCF हो गया, मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन P मल्टीपल हो गया, मार्केट बेस्ड कि बाजार में दूसरे कंपनीज का दाम के बेसिस पे अपना दाम। इस बीच अमित केडिया पूछ रहा था कि सर ये जो था ना सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, ये सोशल में आएगा कि एक इन्वायरमेंट में आएगा? ये जनरली सोशल में आएगा। हम लोग चेक करना चाहते हैं जो सप्लायर्स है ना, कहीं वो लोग चाइल्ड लेबर तो नहीं करा रहे हैं, कहीं वो लोग इन ह्यूमन कंडीशन में काम करा के तो माल नहीं सप्लाई कर रहे हैं, बट कहीं कहीं पे इन्वायरमेंट का चेकिंग भी हो सकता है सप्लाई चेन में, बट यूजुअली ये सोशल में आएगा। Which of the following is not typically included in the front matter of an equity research report? इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट में ऑल्दो मैंने नहीं लिखा है पर एनालिस्ट का नाम आ सकता है। यू मे ऐड फ्रंट मैटर में, चले जाओ नोट्स में, फ्रंट मैटर में एनालिस्ट का नाम आ सकता है। शुरू में तो अगला अपना नाम देगा ही ना। इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट पे फ्रंट मैटर में एनालिस्ट का नाम आ सकता है। यू कैन क्वेश्चन मी कि सर आपने लिखाया नहीं था बट आने को आ सकता है। तो बोला क्या चीज़ नहीं आएगा? ऑब्वियस है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आएगा। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडल में आते हैं ना। तो एनालिस्ट नेम आप फ्रंट मैटर में ऐड कर लो, एनालिस्ट नेम आप फ्रंट मैटर में ऐड कर लो। एनालिस्ट नेम इन अ सब्सीक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट, the section analysis of new information most likely includes what? In a subsequent research report, the section analysis of new information most likely includes what? Analysis of new information most likely includes what? Obviously the answer is B, comparison of actual results to forecast. हमने क्या फोरकास्ट किया था, इस क्वार्टर का रिजल्ट क्या आया? ओके, ये वहां पे सब्सीक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट के अंदर लिखना, सब्सीक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट के अंदर एनालिसिस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन के अंदर कॉपी में लिखना कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट टू फोरकास्ट, प्लीज लिखना। जो सब्सीक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट पे अभी तुमने कॉपी में एनालिसिस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन लिखा था, उसको सर्कल करके उसको एरो दे के वहां लिखो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट टू फोरकास्ट, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट टू फोरकास्ट। होप आप लिख रहे हैं। सब्सीक्वेंट रिसर्च रिपोर्ट में एनालिसिस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन के अंदर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट टू फोरकास्ट, होप आप लिख रहे हैं। होप यू हैव रिटन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट टू फोरकास्ट। इफ एन एनालिस्ट चेंजेस अ टारगेट प्राइस ड्यू टू हायर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन, ओके, सब्सीक्वेंट रिपोर्ट में टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया, 260 को 360 कर दिया बिकॉज मार्जिन इंप्रूव हो गया, then change is most likely reflected in where? चेंज कहां पे आता है? वैल्यूएशन को जो चेंज किया वो चेंज कहां पे आएगा? चेंज कहां पे आएगा? वैल्यूएशन सेक्शन में, जाहिर है चेंज वैल्यूएशन सेक्शन में आएगा। इफ द एनालिस्ट चेंजेस अ टारगेट प्राइस ड्यू टू हायर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन, देन चेंज इज मोस्ट लाइकली टू बी रिफ्लेक्टेड इन, हाँ फ्रंट मैटर में भी आएगा, ये बात भी सही है। वैल्यूएशन सेक्शन और फ्रंट मैटर दोनों में आएगा। सही बोला, कई जन फ्रंट मैटर बोला है, तो ये क्वेश्चन तो गड़बड़ है बिकॉज फ्रंट मैटर में भी नया टारगेट प्राइस आएगा और वैल्यूएशन सेक्शन में भी आएगा। ए एंड बी बोथ। दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपरली डिजाइंड, दिस क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपरली डिजाइंड। वी विल रिवाइज दिस क्वेश्चन एंड विल शेयर विद यू, वी विल रिवाइज दिस क्वेश्चन व्हेन वी विल शेयर दिस विद यू। ओके, अ स्टूडेंट इज आस्किंग कि इस एग्जाम में ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है या ये आपके केवल प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं? देयर आर 10 टॉपिक्स और 10 टॉपिक्स के अंदर 92 चैप्टर्स है। 92 चैप्टर्स में हर चैप्टर में करीब 5 LOS है, 92 इंटू 5, ओके, तो 450 लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स है। हर LOS में करीब 20 क्वेश्चन है, 450 इंटू 20, 450 इंटू 20, 9000 क्वेश्चन है। और आप बोल रहे हो इस तरह डायरेक्ट आता है क्या? अभी तुमको इजी लग सकता है बिकॉज एक चीज़ तुम 2-4 घंटे पढ़ लिए,
3, 2, 2, 4, 2, 6, 6 घंटे तुमने कोई चीज को चाप चाप के सुन लिया और तब तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, तो लगता ही क्या है? डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा देखना ना, तब तारा देखना। यार उस समय तो समझ गए थे, तो बोलना बात आसान, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगेगा। कोई भी चीज जब मैं समझाऊंगा उस समय स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगेगा, बाद में देखा जाएगा उसका एग्जैक्ट कलर क्या था, ठीक है ना। जिसने ही पूछा था, आई डेंट रिमेंबर द नेम, तो ये लिखा है टारगेट कम्स इन वैल्यूएशन सेक्शन, रॉन्ग है। वैल्यूएशन में भी आता है, फ्रंट मैटर में भी आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन जीपीटी से क्रिएटेड है, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नहीं है, जीपीटी से क्रिएटेड है। हाँ सर, आप जीपीटी से क्वेश्चन प्रिपेयर करके हम लोग को देते हैं? हाँ हाँ देते हैं, यस देते हैं, खुद से ही प्रिपेयर करते हैं, जीपीटी से भी, इंस्टीट्यूट का भी देते हैं। तो इन दैट केस गलतियां जायज है, तो उसको चेंज करेंगे, बोलेंगे इफ द एनालिस्ट चेंजेस टारगेट प्राइस टू हायर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन द चेंज विल लीस्ट लाइकली बी रिफ्लेक्टेड इन, आंसर होगा डिस्क्लेमर। ओके, लीस्ट लाइकली बी रिफ्लेक्टेड इन, डिस्क्लेमर। 9, which of these belongs in the risk section in the subsequent report? रिस्क सेक्शन में क्या आएगा? रिस्क सेक्शन में इन तीनों में से क्या आएगा? रिस्क सेक्शन में इन तीनों में से क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन। बहुत ही खराब मल्टीपल चॉइस डिजाइंड है, सारा आंसर्स ऑप्शन बी आ रहा है, बहुत ही खराब मल्टीपल चॉइस डिजाइंड है। मैं अपने जो टीम है उनको बोल रहा हूं, वो टीम को बोल रहा हूं कितने खराब तरह से आपने डिजाइन किया है, बिकॉज आपने सारा आंसर्स बी 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 कर दिए है। किसी एक स्टूडेंट ने आंसर सी दिया तो वो पागल हो गया। ओके, पोटेंशियल रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन इज अ रिस्क फैक्टर, वो रिस्क सेक्शन में आता है। और कभी कभी कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर आज कुछ तूफानी करते हैं, अब्दुल रहमान बोल रहा है मैं कभी जीपीटी को यूज नहीं करूंगा जिंदगी में, जीपीटी इज नॉट रिलायबल, मत यूज करना, ठीक है, अपना ART निकाल लेना, अब्दुल रहमान टी, ठीक है ना। क्वेश्चन 10, द मेन पर्पस ऑफ द रिकमेंडेशन सेक्शन इन अ सब्सिक्वेंट रिपोर्ट इज टू, रिकमेंडेशन सेक्शन जो सेकेंड वाला सेक्शन उसका क्या पर्पस है? द मेन पर्पस ऑफ द रिकमेंडेशन सेक्शन इन अ सब्सिक्वेंट रिपोर्ट इज टू, क्या उस पर इंडस्ट्री एनालिसिस होता है? नो। State the current rating and explain changes from the prior rating. List the company's historical prices. Subsequent report है, तो subsequent report में recommendation section में क्या होगा? Currently कंपनी का buy, hold या sell क्या rating है और क्यों changes है? B होगा ना। अभी कंपनी का buy, hold और sell क्या rating है और क्यों change किया, यही तो recommendation section में होगा। ओके, जो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट है उस पर रिकमेंडेशन सेक्शन में कंपनी का अभी रेटिंग क्या और क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक समरी रहेगा, रैशनल रहेगा। दैट्स इट। तो लास्ट क्लास करीब 15 क्वेश्चन किए थे अपने, वो 15 क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिएगा, और ये करीब 10 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए इस LOS का, ठीक है, 25 क्वेश्चन इस LOS का हो गया है, दे आर मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट क्लास अपने बिजनेस मॉडल करेंगे जो कि इस चैप्टर में है, वैसे बड़े से तो कॉर्पोरेट इश्यूज में है, और तभी मैं आइडिया जनरेशन दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्लास आइडिया जनरेशन, आई विल शो इट टू यू, ठीक है ना। ओके, सी यू टुमारो फॉर द गिप्स क्लास, दोज हु आर डूइंग गिप्स। थैंक यू।